क्या होता है, आप सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होगा। ठीक है, तो ब्लड जो है आपका मेनली मतलब एक मतलब बॉडी फ्लूइड है जो नॉर्मली दो कंपोनेंट से बना होता है। एक आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है, और दूसरा, बोलो डॉक्टर साहब, सेल्स। तो प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा वाला पार्ट जो होता है हमारे वाले ब्लड का अप्रोक्स 55% जो है वो प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है होल ब्लड क्वांटिटी का हमारी बॉडी में। और जो सेल वाला पोर्शन होता है वो हमारा 45% के बराबर होता है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल एडल्ट में जो ब्लड का क्वांटिटी होता है वो 5 to 7 लीटर होता है, अप्रोक्स में बताया गया है। इसका कोई फिक्स क्वांटिटी आज तक डिसाइड नहीं हो पाया है। किसी में 5 लीटर भी होता है, किसी में 7 लीटर भी होता है। अब लोग बोलते हैं अगर क्वांटिटी पूरा है 5 to 7 लीटर तो उसको ना मेजर नहीं किया जा सकता, उसके लिए ना जस्ट कंसंट्रेशन देखा जाता है कि ब्लड का कंसंट्रेशन क्या है। बोलते हैं ना कि इसमें खून कम है, तो खून कम किससे डिसाइड होता है बताओ? वो हेमोग्लोबिन। वॉल्यूम थोड़ी नापते हैं, सिर्फ हीमोग्लोबिन से नाप के बताते हैं कि इसके अंदर ब्लड कम है। ब्लड कम मतलब उसका कंसंट्रेशन कम है, वॉल्यूम से उसका कोई वो नहीं होता है। कंसंट्रेशन अगर कम है तो मतलब ब्लड कम है, ऐसा कुछ मतलब है। ठीक है, तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में आपका 5 से 7 लीटर का क्वांटिटी होता है ब्लड का। अब जैसे प्लाज्मा की अगर बात करें तो एक वर्ड आता है प्लाज्मा के साथ में, सीरम। शायद आप लोगों ने सुना होगा। जितने भी मतलब मैक्सिमम टेस्ट, अब जब कोई भी पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाने जाते हो किसी भी लेबोरेटरी में, तो मैक्सिमम केसेस में ना जो ज्यादातर टेस्ट परफॉर्म होते हैं ना वो सीरम से परफॉर्म होते हैं, प्लाज्मा से बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो सीरम और प्लाज्मा में मेजर डिफरेंस क्या होता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बताओ। सर क्लॉटिंग फैक्टर्स का होता है। हम्म। सीरम में शायद नहीं होते, एक्सक्लूड करके प्लाज्मा ठीक है, सीरम बोलते हैं प्लाज्मा। हाँ ये ठीक है। जैसे प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा का मैं बताऊं, प्लाज्मा में 92% जो है ना, विद इन प्लाज्मा 92% आपका सिर्फ वाटर होता है। और बाकी का जो 8% बचता है ना आपका, उस 8% में कुछ आपके क्या कहते हैं, कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, कुछ आपके जो प्रोटीन होते हैं, कुछ गैसेस होते हैं, हार्मोन होते हैं, मिनरल सॉल्ट फैट्स वगैरह, बड़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो सब हमको ध्यान नहीं रखना है। हमें याद रखना है कि प्लाज्मा की क्वांटिटी का 92% वाटर होता है और बाकी अदर 8% जो है अदर कंपोनेंट होते हैं। मेजर डिफरेंस प्लाज्मा और सीरम में जो होता है, प्लाज्मा में आपके कोगुलेशन फैक्टर होते हैं और सीरम में नहीं होते हैं। प्लाज्मा में आपके कोगुलेशन फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि सीरम में कोगुलेशन फैक्टर नहीं होते हैं। आपने कई बार शायद आप लोगों ने जितने लोगों ने टेस्ट परफॉर्म करवाए होंगे तो अक्सर वो कुछ ना अलग अलग कलर की वायल लेके आते हैं सैंपल कलेक्ट करने के लिए। उस अलग अलग कलर की वायल को लाने का पर्पज यही होता है, किसी में एंटी कोगुलेंट होता है तो किसी में नहीं होता है। तो जिसमें एंटी कोगुलेंट नहीं होता है वो ब्लड क्लोट होगा, और उस क्लोटेड ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तब आप सीरम ऑब्टेन करते हो। और जब ब्लड क्लोट हो गया तो उसके अंदर एंटीकोगुलेंट तो रहे नहीं ना, कोगुलेशन फैक्टर तो रहे नहीं ना। तो ये जो है सीरम और प्लाज्मा में मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है, Sir, sorry, sir. What is that 5 to 7 liter? तो क्वांटिटी ऑफ ब्लड है इन ए नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल एडल्ट। ठीक है, अब So बात, coagulation क्या होता है? कोगुलेशन फैक्टर हमारी बॉडी में ना एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अब मैं तुमको डिटेल में बताऊं, हमारी बॉडी में ना 13 कोगुलेशन फैक्टर होते हैं। 13 ही होते हैं ना प्रज्ञा? यस सर। हाँ, 13 कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनके फंक्शन होते हैं। जब भी कोई बाहर जैसे किसी तरह की हमारी बॉडी में अगर इंजरी होती है, अगर किसी केस में अगर इंजरी होती है तो उस इंजरी के केस में आप लोग देखते हो, जैसे सपोज करो हाथ पे चोट लगा हमको, यहाँ पर जैसे कहीं भी एक ब्लड वेसल्स है वो यहाँ से ना ब्रेक हो गया Yes, sir. इस तरह से। और हुआ क्या कि जब ब्रेक हो गया तो यहाँ से ना ब्लीडिंग होने लगा। तो कुछ टाइम के बाद आप लोग देखते हो कि वो ब्लीडिंग जो है ना कुछ टाइम के बाद खुद बंद हो जाता है। हाँ।
बंद हो जाता है ना, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे लेकिन तब भी बंद हो जाएगा। तो वो जो काम होता है ना इस ब्लीडिंग को पूरा प्रोसेस्ड वाइज बंद करना, वो इन कोगुलेशन फैक्टर्स का काम होता है। एक तरह से ये ना इंटरनल आर्मी है हमारी बॉडी की, जो आपको डिफेंड नहीं करती है, लेकिन किसी तरह की इंजरी में ये डॉक्टर है आपके, समझो। आपको ना आपकी चोट को जो है ना वो करेंगे, हील करेंगे आके ये लोग। तो जैसे किसी भी तरह का बट इंजरी हुआ, तो वहां पर किसी भी तरह का वो जो क्लोट बनाते हैं ना जाकर, वो काम होता है इन सारे कोगुलेशन फैक्टर का। और फिर इनके अलग अलग पाथवेज होते हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं, वो आपके काम की चीज नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि उस तरह के केस में, जैसे हमें तो पता है कि क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, तो हमें बताया जाता है प्लेटलेट। प्लेटलेट का प्राइमरी फंक्शन होता है, लेकिन प्लेटलेट जस्ट एक मैसेंजर का काम करता है इन सारे कोगुलेशन फैक्टर के लिए। ये आगे जाके मैसेज देता है कि वहाँ इंजरी हो गया है, कम एंड हेल्प। ठीक है, तो उस केस में ये सारे कोगुलेशन फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, तो वो प्लाज्मा में मिलते हैं आपको। ठीक है मुस्कान। ठीक है सर। चलो, एक होता है हमारा सेल्स वाला पार्ट। अब सेल्स ना मेनली तीन होते हैं इसमें। जैसे आपका एक होता है आरबीसी। ये सब शायद आप लोगों को सबको पता होंगे आरबीसी क्या होते हैं। एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है आपका प्लेटलेट्स। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं या जो बैकग्राउंड से डॉक्टर हैं, उन लोगों को ये बहुत आसान भी दिख रहा होगा, लेकिन उन लोगों के लिए भी थोड़ा सोचना, जो बेचारे बिल्कुल नहीं जानते इनको, तो उस पर्पज से हम क्लास रखते हैं। आरबीसी होता है रेड ब्लड कॉर्पुजल्स, या रेड ब्लड सेल बोलते हो आप उसको। इसको बोलते हैं हम रेड ब्लड सेल। तो कई बार इसको कॉर्पुजल्स भी बोलते हैं। तो ये आपको कॉर्पुजल्स इसलिए पता होना चाहिए कि कभी एक बार जीके में ऐसा क्वेश्चन आया था कि रेड ब्लड सेल को आप क्या बोल सकते हो, आप कॉर्पुजल्स भी बोल सकते हो। आप सोचोगे यार आरबीसी तो रेड ब्लड सेल होता है, पर एक्चुअल में आरबीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रेड ब्लड कॉर्पुजल्स। ये होता है आपका वाइट ब्लड कॉर्पुजल्स। सर स्पेलिंग गलत है कॉर्पसेस की। कोई बात नहीं, बताओ स्पेलिंग। मैं तो सभी की गलत स्पेलिंग रहती है मेरी। बताओ। सर PUSCLES। COR तो ठीक है। पी यू यस सर, एस PU भी ठीक है। एस, एस के बाद C और फिर एल L और फिर E। यस सर। ठीक है, चलो ये होगा कॉर्पुजल्स। तो वाइट ब्लड कॉर्पुजल्स, और ये आपका हो गया प्लेटलेट। अब इसका जो है ना थोड़ा सा, जैसे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। आरबीसी के अंदर एक कलर पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड बताता है। ठीक है, तो आरबीसी का जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या है, वो शायद आप लोगों को सबको पता होगा कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई में हेल्प करता है। मेजर फंक्शन आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का अगर मैं आपसे मेजर फंक्शन पूछूं तो क्या होता है, ये आपका ना फाइटिंग डिजीज। Yes, ये डिफेंस का काम करता है। ये आपका फाइटिंग डिजीजेस करता है। फाइटिंग डिजीजेस के अलावे, जरूरी नहीं फाइटिंग डिजीजेस, बाहर से आने वाला, बॉडी के बाहर से आने वाला किसी भी तरह का पार्टिकल जो एंटीजन की फॉर्म में उसको ये रिसीव करके उसके साथ अटैक करना शुरू करता है, अगर वो बॉडी के लिए फेमिलियर नहीं है। इट कुड बी ए डिजीज, इट कुड नॉट बी ए डिजीज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल डिजीज को डिफेंड करता है, किसी भी तरह का, मतलब ऐसा कोई भी मतलब पार्टिकल जो फॉरेन हमारी, पार्टिकल। हाँ, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी को जाके हार्म कर सकता है, ये उसको डिफेंड करता है, उनके साथ फाइट करता है प्राइमरी लेवल पे जाके। और ठीक है। इसका काम भी जो है ना सिर्फ प्राइमरी लेवल तक ही होता है। अगर सपोज करो, जैसे एक ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा सबने। यस सर। जैसे ट्यूबरक्लोसिस वाला जो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, इसकी एक खासियत होती है कि ये जो अपने सेल वॉल का बाहर का जो पोर्शन है ना, उस पे एक ऐसी कवरिंग लेयर बना लेता है कि डब्ल्यूबीसी इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस पे अटैक भी नहीं कर पाते हैं। तो अब इसके लिए तो जब डब्ल्यूबीसी काम नहीं कर पाए, या फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब जैसे कैंसर एक ऐसा डिजीज है, सबसे पहले आपको ना उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ेगा। डब्ल्यूबीसी काउंट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि फाइट करना है। और फाइट अगर करना है तो होता है क्या है, कुछ टाइम के लिए तो डिफेंड कर पाता है वो, लेकिन उसके बाद जो है ना, हमारे बात चली जाती है कहाँ पर, इम्यून सिस्टम पे। और इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है, आर्मी कमांडर। यस सर।
WBC ने मैसेज दिया भी मेरे से जितनी लड़ाई होनी थी वो मैंने कर ली, अब आप जानो। अब इम्यून सिस्टम अपने थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं उसमें, मेडिकल वाले सब पढ़े हुए हैं वो चीज़ें ना, वो हमें नहीं पढ़ना है। तो बाकी का काम हमारा रह जाता है इम्यून सिस्टम का करने का। ठीक है। अब इम्यून सिस्टम काम करता है थ्रू एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो हमें नहीं जानना है। ठीक है। तो मेजर फंक्शन क्या है? प्राइमरी डिफेंड करना। अब WBC को साथ में सर हमें ये भी पता होना चाहिए। बोलो। सर इसके ऊपर आपने कुछ और दिया था क्या? कुछ लिखा था, ये फर्स्ट पेज है? नहीं, यही फर्स्ट ही है। अच्छा ठीक है, मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया था सर, थैंक यू। कोई बात नहीं। सो ये जो कीमोथेरेपी वगैरह होती है कैंसर, वो इम्यून सिस्टम के लिए होती है? कीमोथेरेपी बेसिकली आपको जो है ना एक तरह से जैसे पॉइजन दिया जाता है, कह सकते हो आप। कीमोथेरेपी क्या होता है कि वो किसी पॉइजन को जो है ना वो प्यूरिफाइड करते हैं, और प्यूरिफाई करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि कैंसरस सेल है ना वो डेड हो जाती हैं। अच्छा। और उससे कैंसरस सेल ही नहीं डेड होती, बॉडी की अदर सेल्स भी डेड होती हैं। इसीलिए कीमोथेरेपी वाले पेशेंट के सर पे से बाल भी उड़ जाते हैं और वो वैसे भी पेल हो जाता है बिल्कुल। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। एक चीज और ध्यान रखना, RBC को आप एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हो, और WBC को आप बोलते हो ल्यूकोसाइट्स। LEUCO ल्यूकोसाइट्स। साइट जो वर्ड यूज होता है ना CYTE, वो सेल के लिए यूज होता है बेसिकली। और प्लेटलेट को आप बोलते हो थ्रोम्बोसाइट। अब प्लेटलेट का फंक्शन मैंने आपको यहाँ बता ही दिया। अभी इंजरी हुई थी, इंजरी होने के टाइम पे प्लेटलेट क्या करेगा? सबसे पहले जाके प्लेटलेट काम करेगा वहां पर। और जैसे मैं बताता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा। 1 मिनट जरा। सर स्क्रीन एक बार दिखा दीजिए, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो वो। 1 मिनट जरा। हाँ चलो। हाँ, मैं बोला था देखो प्लेटलेट का आपको बिल्कुल वो बताता हूँ बेसिक से। जैसे होता क्या है, आपको कुछ भी इंजरी हुआ, इंजरी होने के बाद सबसे पहला जो मैसेज जाता है ना आपके, वो जाता है प्लेटलेट को। ठीक है। और प्लेटलेट जो है ना सबसे पहले आके यहाँ पतली सी ना एक वो बना देगा, इसको बंद कर देगा, बिल्कुल पतला सा लेयर बना देगा, ब्लीडिंग आपकी बंद कर देगा। लेकिन ब्लीडिंग बंद करने का मतलब ये थोड़ी कि आपका जो इंजरी हुआ था पूरा जो हील हो गया। तो प्लेटलेट का ना प्राइमरी फंक्शन होता है कि वो यहाँ पर इस एरिया में आके इकट्ठे हो जाते हैं, और उस इकट्ठे होने की वजह से ब्लीडिंग, आपके यहाँ जो ब्लड है ना वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, और उस थिक होने की वजह से ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। इस तरह की कुछ कंडीशन हो जाती है उसमें कि ब्लड जो ना अब ना बाहर निकलना बंद हो जाता है। इस तरह से ना प्लेटलेट का वो बन जाता है आसपास के एरिया में। तो जब ब्लड का फ्लो इन्होंने कम कर दिया इस पर्टिकुलर एरिया में, तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। लेकिन ये पूरा काम ना क्लोट का नहीं करते प्रॉपर। आगे का जो प्रोसेस है पूरे वॉन्ड को हील करना, फिर उसको हील करने के बाद बाकी सारा भी तो कुछ होता है ना, बड़े सारे प्रोसेस होते हैं। एक ही दिन में चोट थोड़ी ठीक हो जाती है हमारी। भाई ब्लीडिंग बंद हो गया, आप कुछ दिन बाद देखते हो कि ब्लैक कलर का वो जम जाता है, उस पर क्लोट सा जम जाता है, आप उस क्लोट को छुटा देते हो। कुछ टाइम के बाद होते 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 धीरे धीरे वो रिकवरी होना शुरू होता है। तो उसमें जो सारा प्रोसेस होता है ना, वो जो मैंने ऊपर कोगुलेशन 13 फैक्टर बताए थे ये वाले, वो इनका काम होता है। प्लेटलेट का काम सिर्फ कितना है कि आप पहले जाके वहां से ब्लीडिंग मतलब क्लोट को बंद करो, सॉरी ब्लीडिंग को बंद करो, और उसके बाद आगे आप जो है मैसेज भेज दो सिस्टम को। बॉडी में जो सिस्टम है हमारा कोगुलेशन जो प्रोसेस चलता है, वहाँ आपने मैसेज भेजा तो वहाँ से सारे कोगुलेशन जो फैक्टर्स है ना वो आने शुरू हो जाते हैं थ्रू प्रोसेस। उनके अलग अलग प्रोसेस चलते हैं। और ये प्रॉपरली होता है क्या है कि इस तरह से ना ये अंदर भी वो बन जाता है, जैसा आप लोगों को बाहर नजर आता है ना ऐसा ब्लैक कलर का जमा हुआ क्लोट सा, ऐसा ही क्लोट जो ना अंदर भी जमा होता है। ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस बनाते हैं ना, ये पूरा काम होता है हमारा कोगुलेशन फैक्टर का। और कुछ टाइम के बाद इसे बाहर वाले को आप अलग कर दोगे ना, तो अंदर वाला भी तो डिसॉल्व होना चाहिए ना। तो अंदर वाला जो पार्टिकल है ना वो भी एक्चुअल में डिसॉल्व हो जाता है, अदरवाइज तो ये ब्लॉक हो जाएगी वेन। तो ये पार्टिकल जो ब्लॉक होते हैं, जो हट जाता है ना यहाँ से, इसे बोलते हैं
फिब्रिनोलाइसिस। खैर ये तुम्हारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आप लोग ये ध्यान रखना बस कि इसका जो है थ्रोम्बोसाइट आप लोग इसको बोलते हो, और इसका मेजर जो फंक्शन होता है वो क्लोटिंग ही कहलाता है। मतलब आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि क्लोटिंग में हेल्प नहीं करता है, ये क्लोटिंग में डेफिनेटली हेल्प करता है। ठीक है, ये यस क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब मैं ना कुछ मेरे पास मतलब कुछ क्वेश्चन के हिसाब से अब हम जैसे जैसे हैं वैसे वैसे अपन लोग करते चलेंगे। जैसे आपको बोला जाए कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड, अब मैं ब्लड को आपका मेन फंक्शन बताऊं तो ट्रांसपोर्टेशन भी फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन भी होता है, रेगुलेशन भी होता है। अब आप बोलोगे ये तीनों कैसे सेटिस्फाई करेंगे हम? ट्रांसपोर्टेशन से क्या समझते हो आप कि किसी एक चीज को दूसरी जगह लेके ट्रांसपोर्ट ऑफ जाना? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन। देखो गैसेस करता है, ऑक्सीजन करता है, न्यूट्रिएंट भी ट्रांसपोर्ट करता है ना? हॉर्मोन्स भी करता है। हार्मोन्स भी करता है। हार्मोन्स को ना आप वो बोलोगे, कह सकते हो आप Chemicals. हार्मोन में, लेकिन आप उसको रेगुलेशन में ले आओगे। ठीक है, पर आप ट्रांसपोर्ट में भी उसको डिनाई नहीं कर सकते। अब जैसे प्रोटेक्शन की बात है, मैंने अभी बात की थी WBC की, है ना, वाइट ब्लड सेल, तो प्रोटेक्शन का काम है तो ब्लड का ही पार्ट ना। फिर उसके बाद मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम क्या काम करता है? एंटीबॉडीज के थ्रू जो है आपको डिफेंड करता है बॉडी को, एंटीबॉडीज के थ्रू डिफेंड करता है। तो एंटीबॉडीज भी आपके ब्लड के पार्ट होते हैं, जो मैंने वर्ड यूज किया था ना, प्लाज्मा एंड सीरम। तो इनमें जो है ना एंटीबॉडीज होती हैं, और एंटीबॉडीज ही हमारी बॉडी को जो है वो डिफेंड करने का काम करते हैं। पूरा जो इम्यून सिस्टम है आपका वो एंटीबॉडीज पे ही काम करता है। एंटीबॉडीज मेनली आपकी 5 टाइप की होती हैं। एक होता है, इसको बोलते हैं IG यूज करते हैं एंटीबॉडीज के लिए, एक होता है IgG, एक होता है IgM, IgA, IgD और IgE। ये मुझे इसलिए याद है, मैंने याद कर रखा है गमाडी, तो मुझे पांचों याद रहती हैं सदाबहार। ऐसे याद रख सकते हो अपना 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। और आप देखते हो लेबोरेटरी में आप जनरली टेस्ट भी कराते हो उनके कि आप IgG टेस्ट कर दीजिए, IgE कर दीजिए। जैसे इनमें से मुझे IgE का पता है कि जैसे IgE टेस्ट कराते जनरली आपको जब कभी एलर्जी वगैरह कुछ होता है तो IgE का टेस्ट होता है। सबके इनके अलग अलग फंक्शन है, हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये प्रोटेक्शन का फंक्शन है और रेगुलेशन का फंक्शन है। रेगुलेट कैसे? ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करता है ये, है ना, हार्मोन को रेगुलेट करता है। तो बड़े मतलब ये सब चीजें ऑल सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर आपका हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। यस सर। दूसरा मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बिटवीन लंग्स एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ट्रू है। Yes, sir. वेस्ट प्रोडक्ट टू बी डिटॉक्सिफाइड एंड रिमूव बाय द लीवर और किडनी। ट्रू है। ये करता है ऐसा कि आपका जो ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे आप लोग कुछ भी खाना वगैरह खाते हो ना, उसके बाद आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिल के आप डेली लाइफ जीते हो, है ना। तो वो सारा काम ऐसा नहीं है हमने खाना खाया पेट में गया और हम भाग रहे हैं। वो होता क्या है, अल्टीमेटली जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना खाने के अंदर, वो सारे एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में जाके थ्रू ब्लड, और वो थ्रू ब्लड ही वो पूरे जो न्यूट्रिएंट है ना पूरी बॉडी में सप्लाई होते हैं। अदरवाइज जैसे वो लोग जिम वाले जो है वो देते हैं कोई भी प्रोटीन वगैरह देते हैं। अगर प्रोटीन पेट ही बढ़ाना है तो क्यों प्रोटीन खाएगा कोई? तो वो होता है क्या है कि इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होकर थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। ठीक है, ये लिखा जिसको मैं तीसरे वाले वर्ड में डिफाइन, इसमें सी में डिफाइन करना चाह रहा था, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑल द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होता है। उसके बाद ये अभी मैंने आपको बताया था, रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज Erythrocytes. एरिथ्रोसाइट्स। ये जो मेडिकल वाले ना आपसे ये नहीं बोलेंगे, तुमको सबसे लास्ट में बोलना है, तुमको लोगों को बताना है कि आप गलत बता रहे हो तो ये सही होगा। ठीक है, प्लेटलेट आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। उसके बाद बोलता है नेम द कंपोनेंट दैट आर फाउंड इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में मैंने बोला था प्रोटीन भी, गैसेस भी, न्यूट्रिएंट्स भी सब होते ऑल द हैं, अबव बोला था ना मैं, तो ये भी ऑल ऑफ द अबव।
उसके बाद बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, ट्रू है। इट हम्म कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ये भी बताया मैंने, हम्म ट्रू है। आरबीसी लैक न्यूक्लियस, आरबीसी के अंदर आपका ना न्यूक्लियस नहीं होता है, हम्म ठीक है। सर एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दो। ये हाँ बस ठीक है, थैंक यू सर। आरबीसी के अंदर आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें ना, जो वाइट ब्लड सेल है उसको ना फिर आप ना अलग अलग उसमें डिवाइड कर देते हो। तो उसमें एक जो है टोटल ल्यूकोसाइट बोलते हैं उसको, टोटल ल्यूकोसाइट, एक होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स। तो टोटल ल्यूकोसाइट तो खैर एक अलग ही चीज है। जैसे टोटल ल्यूकोसाइट का जो काउंट है ना 4000 टू 11000 होना चाहिए जनरली। अगर 11000 से बहुत ज्यादा हो रहा है तो समझो आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, जिसको डिफेंड करने के चक्कर में बॉडी में ज्यादा डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये 11,000 से ज्यादा है। हाँ, अगर 11000 से थोड़ा बहुत ज्यादा होना एक अलग बात है, अगर बहुत ज्यादा होने से वो प्रॉब्लम है फिर आपको ना, ठीक है। अब ठीक है। मैं बता दूं, कैंसर वाले पेशेंट में प्राइमरी सिम्टम यही होता है, जो डॉक्टर जो एनालाइज करते हैं ना, उसमें प्राइमरी वो यही देखते हैं कि कैंसर के पेशेंट में अक्सर जो है डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने एक बच्चा देखा था, वो उसको ना ब्लड कैंसर था, और उसका ये डब्ल्यूबीसी आप यकीन नहीं मानोगे 11000 होना चाहिए ना, उसका मेरे ख्याल से 98000 था डब्ल्यूबीसी। उसको ब्लड कैंसर था जिसको हम बोलते हैं ल्यूकीमिया, यस सर। ठीक है। ठीक है। ये जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होते हैं ना, इसमें बहुत सारे होते हैं। फिर एक न्यूट्रोफिल होता है, एक आपका इओसिनोफिल होता है, एक आपका जो बेसोफिल होता है, और क्या होता है प्रज्ञा? मोनोसाइट होता है, एक लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब मैं इनका ना थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, कई बार ना इनसे भी टर्मिनोलॉजी में पूछ लेता है। देखो न्यूट्रोफिल पता है हमेशा कब बढ़ेगा? बिल्कुल अभी जस्ट आपको इमीडिएट कोई इन्फेक्शन बॉडी में एंटर किया, तुरंत सबसे पहला काम करता है न्यूट्रोफिल का। जो मैंने डब्ल्यूबीसी में बोला ना, डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल एक ऐसा सेल है जो सबसे पहले अटैक करेगा। जैसे आप कभी भी मतलब आपकी स्किन पे इचिंग होता है, आप इच करना शुरू कर देते हो, वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है छोटा सा, है कि नहीं? यस सर। तो आप वहाँ जो भी इन्फ्लामेशन होता है ना रेड वाला, अगर वहाँ का ब्लड निकाल के आप उसको चेक करवाओगे ना, वहाँ बहुत सारे न्यूट्रोफिल मिलेंगे आपको। तो सबसे पहला काम होता है न्यूट्रोफिल का ये, ठीक है। इओसिनोफिल जो काम करते हैं, अगर आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जी वगैरह होती है तो उस केस में इओसिनोफिल डिफेंड करते हैं आपको। मतलब एलर्जी के केस में इओसिनोफिल का काम होता है, इसीलिए डॉक्टर ना एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट चेक कराने के लिए बोलता है जिन लोगों को एलर्जी होती है ना। उधर एंटीबॉडी में क्या बोला था मैंने? आईजीई। यहाँ क्या बोला? इओसिनोफिल काउंट चेक कराने के लिए बोलता है। बेसोफिल वाला जो सेल है ना, सर हम्म, सर आप ये शीट डालोगे क्या ग्रुप पे? नहीं, सर ऊपर के कुछ मिस हो गए, चलो आप एंड में दिखा हाँ देना। वो डाल देंगे, कोई बात नहीं, तब तो डाल देंगे, मुझे लगा तुम छोड़ के जाने वाली थी। नहीं नहीं सर। चलो, उसके बाद जो बेसोफिल है ना, ये यूजुअली जो है कैंसर पेशेंट जो होता है ना, उसके सेल्स में ना आप अगर वो देखोगे तो ये बेसोफिल पाए जाते हैं कैंसर पेशेंट में यूजुअली, ठीक है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, अगर इनकी बात की जाए तो लिम्फोसाइट आपका जब कोई इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाता है ना, क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक वर्ड किस लिए बनता है बताओ? एक होता है एक्यूट, एक क्रोनिक। लॉन्ग टर्म लॉन्ग कोई टर्म। चीज। लॉन्ग टर्म सर। एक्यूट मतलब अभी का तुरंत का, क्रोनिक मतलब जब लॉन्ग टर्म हो गया है, तो वहां पर आपके ना लिम्फोसाइट अटैक करते हैं। और प्रज्ञा मोनोसाइट का फंक्शन क्या होता है ये बताएंगे डॉक्टर, सर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है ऐसे। और कोई बताओ? वो बताएगी श्रेया। सर बैसोफिल आपने किसने बोला? बेसोफिल आपको कैंसर पेशेंट वगैरह के उसमें मिलते हैं। अच्छा। ज्यादा बड़ा एंटीजन आ गया तो मोनोसाइट वर्क करता है ना। इम्यूनिटी में ही रोल, इम्यूनिटी के लिए ही होता है मोनोसाइट। जो हमारा इम्यून सिस्टम हाँ। का वर्क होता है उसमें रोल प्ले करता है। जैसे कोई भी वो, एक आपने वर्ड सुना होगा फैगोसाइटोसिस, है? यस सर।
फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी फॉरेन एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर किया, सपोज करो इस तरह का कोई एंटीजन है इस तरह का, तो फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, इसके आसपास ना डब्ल्यूबीसी ना अटैक करना शुरू करती है और एक टाइम के बाद इसको क्या करती है, चारों तरफ से घेर लेती है और फिर एनगल्फ कर लेती है। और इसको उसके बाद चुपचाप अंदर खा के ना डकार मारती है, एक आराम से, चल भाई तू गया। ये काम होता है आपका मोनोसाइट का, क्योंकि मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है ना वो किडनी शेप भी होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा बाकी लोगों को। तो ये जो इस तरह से नहीं फैलता जाता है और इसको जाके ना यहाँ लेके ना इंगल्फ कर लेता है और इसको खत्म कर देता है बाहर के किसी भी एंटीजन को। तो उसका काम होता है इसका मोनोसाइट का। फैगोसाइटोसिस का काम करता है, फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल को आप बॉडी में रिसीव करके और उसको इंगल्फ करके कहानी खत्म कर देते हैं उसकी, उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और वो काम करता है आपका मोनोसाइट। चलो खैर उतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, हमें जो जनरल इन्फॉर्मेशन इसका होना चाहिए, आपको बस ये पता होनी चाहिए कौन कौन से अलग अलग टाइप के ये होते हैं, और कई बार पूछ ही लेता है वो ना। सर चलो आपने पहला दो क्या बोला, जो ये मेन्ट्रोफिल, हाँ ये उसका क्या होता है? उसका होता है कि प्राइमरी डिफेंस बोल सकते हो आप इसको। अच्छा, प्राइमरी डिफेंस। बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर किया, सबसे पहला अटैक ये करेगा, ओके। बाद में देगा बाकी मैसेज, बाकी लोगों को जो है, बाकी जो डब्ल्यूबीसी वाले पार्ट है इन सबको मैसेज बाद में जाएगा, सबसे पहला काम करेगा न्यूट्रोफिल। तो जब ही तुरंत इन्फेक्शन हुआ और तुरंत ही जो काम सबसे पहला करता है वो न्यूट्रोफिल करता है। अब जैसे हमें स्नीजिंग होता है तो हम लोग स्नीज करते हैं, तो स्नीज क्या होता है, जैसे कोई भी हमें लगता है कि शायद एबनॉर्मल हुआ है, एबनॉर्मल नहीं होता है। स्नीज करना हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। व्हेनेवर एनी फॉरेन एंटीजन ट्राई टू एंटर द बॉडी, वो जो है ना आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वहां से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है कि somebody is trying to enter और वहां मारो उसको बाहर। यस खैर, और ये क्या कॉसिनोफिल, क्या कॉसिनोफिल क्या है वो ये इयोसिनोफिल, ईओसिनोफिल। अच्छा। इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, 5 मेन होते हैं ये ना। चलो बोलता सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड एट इट एज इट लैक्स। अभी तो ऊपर बता दिया है हमने सीरम ब्लड से कैसे डिफर करता है कि उसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है। सीरम में क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते हैं और आपके प्लाज्मा में जो है क्लोटिंग फैक्टर, मतलब ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। बोलता कंपोनेंट, चलो अब ये थोड़ा सा बात आ गया है, अब कंपोनेंट इन ब्लड का। आप लोगों ने ये सुना होगा जैसे ब्लड बैंक वगैरह में आप लोग ट्रांसफ्यूजन करवाते हो, पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन होता है ना, वहाँ पर आप लोग डोनेशन करने जाते हैं, तो डोनेशन के आप लोगों को क्राइटेरिया वगैरह भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फिर कौन कौन सा कंपोनेंट है, किस किस पेशेंट को चढ़ाया जाता है, कैसे कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग जब ब्लड डोनेट करने जाते हो ना, तो वहाँ 2 टाइप के डोनेशन होते हैं। एक तो वो केवल एक सिंगल बैग भरते हैं जिसको बोलते हैं होल ब्लड, ठीक है, और एक एक मतलब एक सिंगल बैग वाला वो पैकेट भरते हैं सिर्फ ना, इस तरह से। यस सर। एक होता है जब एक ही बैग, एक ही उसमें ना 3 बैग अटैच होते हैं। यस सर। इस तरह से अलग अलग होते हैं 3 ना, इनफैक्ट 4 होते हैं उसमें ना, 3 आप कंपोनेंट बनाते हो, बैग उसमें जो है 4 होते हैं इस तरह से। तो ये वाला जो वो होता है ना, इसमें ना आप बेसिकली ये वाला डोनेशन जो आप करते हो, ये डोनेशन इसलिए करते हो कि आप एक सिंगल डोनेशन से 3 अलग पेशेंट की हेल्प कर पाओ। ठीक है, अब आप क्या करते हो, जैसे होल ब्लड है, होल ब्लड तो आप जनरली किसी भी पेशेंट को उसको चढ़ाते हो, बोला कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया बॉडी में, कि वो किसी पेशेंट का ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया है या किसी को एनीमिया हो गया है, मतलब उस तरह का कि बेसिकली ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, तो उस केस में आप लोग क्या करते हो, होल ब्लड चढ़ा देते हो, पेशेंट को काम सेट हो गया। लेकिन जब बात आती है बाकी चीज़ों की है, जैसे मैंने यहाँ टर्म यूज़ किया PRP FFP, तो होता क्या है जब आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हो ना, जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पर एक सेक आपका पूरा ब्लड को, आप जब सेंट्रीफ्यूज करते हो, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ना ये 3 उसमें पार्ट में बढ़ जाता है इस तरह से। ये नीचे वाला जो पार्ट होता है ये RBC होती है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये प्लाज्मा होता है, ठीक है, और ये जो बीच में लेयर होती है ना, इसे बोलते हैं बफी कोट लेयर। और इसमें जो है ना आपके मेनली जो है वो प्लाज्मा के साथ में प्लेटलेट होते हैं यहाँ पर। यस सर।
एक मिनट आप लोग रुकना जरा। हेलो। हाँ, मैं ये दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, ये इस तरह का कुछ बनता है। ये दिख रहा है ना इमेज सबको? यस सर। यस सर। ऊपर आपका प्लाज्मा आ जाता है, नीचे आपका आरबीसी हो जाता है, बीच में आपका बफी कोट हो जाता है जिसमें आपके प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा के अंदर ही मिक्स होते हैं, लेकिन व्हाइट कलर की एक लेयर नजर आती है। अब होता क्या है, इसका पर्पस क्या है करने का हमारा, वो हम लोग इसमें कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। होता क्या है, प्लाज्मा जो जनरली चढ़ाया जाता है ना, इसको बोलते हैं हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। जो मैंने वर्ड लिखा है ना यहाँ पर, FFP, इसको बोलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्लैश फ्रोजन प्लाज्मा क्यों बोलते हैं कि आप प्लाज्मा को ना माइनस वाले डिग्रीज पे ले जाके फ्रीज भी कर सकते हो, तब भी आप पेशेंट को चढ़ा सकते हो मेल्ट करके बाद में ना। इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये जो बीच में बफी कोट के अंदर जो ये पोर्शन मिलेगा ना, ये वाला, इसको बोलते हैं PRP। PRP क्या होता है? प्लेटलेट। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब यहाँ तुमको अच्छे से समझ आ रहा होगा, जैसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा मेनली जो पेशेंट्स के लिए यूज होता है, वो क्या किसके लिए यूज होगा बताओ? जो बर्न पेशेंट होते हैं ना, बर्न पेशेंट में क्या होता है, बॉडी फ्लूइड जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो उस तरह के बॉडी फ्लूइड कम होने वाले पेशेंट में अगर किसी तरह का वो देना है आपको कंपोनेंट, तो आप क्या देते हो? प्लाज्मा। और अगर आपको कोई जैसे डेंगू का पेशेंट है या प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, तो उस केस में आप क्या दोगे? PRP। और एक प्रॉब्लम इसमें पता है क्या होती है, अब जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, लोग कहते हैं कि प्लेटलेट डोनेट करना है। वहां पर होल ब्लड नहीं डोनेट करना है आपको, वहां प्लेटलेट डोनेट करना है। उसका रीजन पता है क्या होता है, कि ये जो आप PRP डोनेट करते हो ना, मतलब यहाँ से कंपोनेंट से निकाल के अगर किसी एक पेशेंट को PRP आप चढ़ाते हो, तो वो अप्रोक्स 10,000 प्लेटलेट काउंट देता है आपको। बस एक PRP से आपको अप्रोक्स में 10,000 का प्लेटलेट काउंट मिलता है। जबकि अगर आप सेपरेट प्लेटलेट डोनेशन करते हो, तो वाला एक प्रोसेस जो होता है, वहां पर आप अप टू 50,000 तक का प्लेटलेट डोनेट कर पाते हो। तो जनरली जो है ना, डेंगू वगैरह पेशेंट का जिसका बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है ना, वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नहीं डिमांड करते हैं, वो डिमांड करते हैं कि आप ओनली प्लेटलेट लेकर आओ। ठीक है? तो प्लेटलेट आपका डेंगू वगैरह के प्लेटलेट काउंट कम करने के केस में PRP, प्लाज्मा आपको बर्न वगैरह के केस में, होल ब्लड आप चढ़ाते हो एनीमिक पेशेंट में। जहाँ पर एनीमिक पेशेंट का मेजर वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन काउंट आपका कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब क्या है, उसके ब्लड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पतली हो रही है। और अगर ब्लड की कंसंट्रेशन सिर्फ कम हुई है, तो उस केस में आपको केवल RBC देना होता है। क्यों? उसके ब्लड की कंसंट्रेशन को आपको बढ़ाना है, क्वांटिटी की वहाँ शायद प्रॉब्लम ना हो। तो उस केस में आप लोग जो है ये RBC, या जिसको हम ये बोलते हैं सेल वाला कंपोनेंट बोलते हैं, वो चढ़ाते हो आप सिर्फ। और अदरवाइज होल ब्लड तो आप नॉर्मली किसी भी पेशेंट में, जनरली ब्लड बैंक वगैरह में किसी भी तरह का ऑपरेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वटेवर ब्लड लॉस के किसी भी केस में आप लोग जो है वो होल ब्लड चढ़ाते हो। अब इसके साथ साथ एक चीज और देखना कि RBC वाला जो पैक होता है, RBC का जनरल लाइफ स्पैन पता है आपको कितना होता है? नॉर्मल लाइफ स्पैन
So 120 days. 50 to 60 days. अप्रोक्स 120 डेज होता है इसका लाइफ स्पेन ना, 4 मंथ बोलते हैं कभी कभी इसको। ठीक है, अगर बात करी जाए प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट का लाइफ स्पेन कितना होता है? प्लेटलेट का लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, इसका लाइफ स्पेन अप्रोक्स 5 डेज होता है बस। 4 से 5 दिन के अंदर प्लेटलेट आपके, सर पीआरपी किन केस में चढ़ता है? प्लेटलेट कम होने वाले केस में। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है ना, तो है तो उसके अंदर मेनली तो फंक्शन तो प्लेटलेट का करना है ना हमको। यस। तो डेंगू वगैरह का केस हो गया या कोई भी ऐसा केस जहाँ पर वो कम हो जाता है। अब जैसे मुझे एक बार फीवर हुआ था, तो मेरा तो वायरल था, डेंगू भी नहीं था, लेकिन मेरा प्लेटलेट तब भी 40,000 हो गया था। तो हालांकि मेरा भी एक बार जब मेरे को भी वायरल हुआ था बहुत सिवियर, तो भी नवंबर में, तो मेरा भी आरबीसी कम हो गया था, हीमोग्लोबिन कम था मेरा। हाँ नहीं, हीमोग्लोबिन तो इंडिया में ना गर्ल्स में मैक्सिमम में कम ही रहता है हीमोग्लोबिन। अगर जैसे ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा 13, मेरा जो टेस्ट में 13 प्लस होना है, मेरा 11 था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। हाँ, वो उस वजह से भी हो सकता है कि जैसे तबीयत बहुत खराब है, आप खा नहीं पा रहे हो, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट रिसीव नहीं हो रहा है, तो उस वजह से भी कम होता है। तो कुल मिला के ना डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। लेकिन आपका जो डेंगू वाला जो डिस्टर्बेंस है ना, जैसे प्लेटलेट मेरा क्या था, मुझे तो कुछ चढ़ाया नहीं, मुझे सिर्फ नॉर्मली क्या बोला कि आप लोग लिक्विड लेते रहो, हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा लिक्विड लेते रहोगे आप तो हो जाएगा। मैं जो है रियल जूस पी रहा था हर आधे घंटे में, पानी पीते रहो थोड़ी थोड़ी देर में, तो आपका नॉर्मल आ जाएगा। 3 दिन के बाद मेरा प्लेटलेट काउंट जो है वो 1.5 लाख के आसपास चला गया था। लेकिन जब बात डेंगू वाले केस की आती है ना, तो वहां पर आपको प्लेटलेट चढ़ाना ही पड़ता है, उतनी आसानी से वो बन नहीं पाते फिर ना। ठीक है, तो वहां पर आप जो है ये समझ आ गया, इसका वो आ गया, इसका आ गया। प्लेटलेट काउंट कितने होने चाहिए? नॉर्मल प्लेटलेट काउंट आपके जो है ना 1,50,000 तक होते हैं। ठीक है सर। सर थैलेसीमिया में कौन सा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन? मतलब जो थैलेसीमिया होता है उसमें तो पूरी बॉडी का होता है, तो वो होल ब्लड होता है? पहले ये बताओ थैलेसीमिया होता क्या है? जिसमें उसमें होल ब्लड ही होता है। थैलेसीमिया में आप होल ब्लड चढ़ा सकते हो। सब बेसिकली उसमें थैलेसीमिया में ब्लड बनाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, कम हो बॉडी जाती है, की। हाँ। तो उस केस में आप ना ट्रांसफ्यूज करते रहते हो रेगुलर बेसिस पे। अब इसमें ना जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आई है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, और वो ये होती है कि एक ना कंपैटिबिलिटी होती है, ब्लड कंपैटिबिलिटी जरूर आपकी होनी चाहिए। अब ब्लड कंपैटिबिलिटी में ना काफी सारी चीज आती हैं, मतलब डोनर की और रिसीवर जो होता है ना, रिसिपिएंट जो होता है आपका, उसमें ब्लड कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहली डिमांड वो क्या होती है, आपका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। ब्लड ग्रुप सर। दूसरा क्या होता है? रीसस फैक्टर, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर आपका सेम होना चाहिए, रेसस सेम होना चाहिए। रेसस बोलते हैं या फिर आरएच फैक्टर बोलते हैं इसको। हाँ सर वही रीसस फैक्टर, वही स्पेलिंग है। ठीक है, ये आरएच फैक्टर आपका सेम होना, जैसे बोलते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसको बोलते हैं आरएच फैक्टर के ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपको पता है, एक छोटी सी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा कि किसी भी पेशेंट का ब्लड पॉजिटिव और नेगेटिव होने से ना, कहने के लिए तो लोग कहते हैं कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा पड़ जाता है। कभी कभी रिसिपिएंट जो होता है ना, उसकी डेथ भी हो सकती है, पता है आपको। चलो मैं रिसिपिएंट छोड़ो मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल मेरे लाइफ का। एक का ब्लड ग्रुप किया, प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका ब्लड ग्रुप किया, तो बेसिकली उसका ब्लड ग्रुप ना बी नेगेटिव था, और नेगेटिव की जगह ना बी पॉजिटिव दे दिया उसको। गलती से किसी ने जो है, हमारे ब्लड बैंक में मैं काम कर रहा था, तो गलती से वहाँ किसी ने ना बी नेगेटिव की जगह बी पॉजिटिव उस लेडी को दे दिया। अब होता पता है क्या, कि जब भी व्हेनेवर प्रेग्नेंट लेडी हैज ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप, तो उस केस में फादर की पूरी स्क्रीनिंग होती है फिर, और वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फादर का ब्लड पॉजिटिव और मदर का नेगेटिव हो, दोनों के उसमें रिएक्शन हो गया, हेमोलाइज होकर बच्चा डैमेज हो जाए। ये भी एक कंडीशन हो सकती है, मदर की भी डेथ हो सकती है, क्योंकि मदर के ब्लड में फादर के अगर मतलब बेबी के ब्लड में अगर पॉजिटिव वाली एंटीबॉडीज बन गई, तो मदर के ब्लड में थ्रू प्लेसेंटा जाके वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके उससे डेथ हो सकती है मदर की। तो हुआ क्या, ये जब ये केस हुआ ना, तो मैं तो उस टाइम पे मतलब बिल्कुल न्यू था, मुझे तो बहुत ज्यादा कोई एक्सपीरियंस था नहीं,
लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, ये रिपोर्ट देने के बाद ना पूरे सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर ना भागदौड़ मच गई थी ब्लड बैंक डिपार्टमेंट के अंदर। एक छोटी सा एरर होने की वजह से सफदरजंग हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में सब लोग इधर उधर ऐसे भाग रहे थे जैसे पता नहीं कोई टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके इतनी तेज तेज चिल्ला चिल्ला के आवाज मार रहे थे कि सविता देवी कौन है, सविता देवी कौन है। और फिर वहां जाके गायनेकोलॉजी वाले को बोला ये पेशेंट आए तो हमारे पास भेजना। क्यों? आने वाले टाइम पे जब डिलीवरी की बात आती है ना, तब उसको एंटी-डी का इंजेक्शन भी देना पड़ता है। अगर एंटी-डी का इंजेक्शन आप लोगों को उसको नहीं दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि मदर की डेथ हो जाए या बच्चे की डेथ हो जाए। तो बहुत सारी प्रिकॉशंस उस केस में लेके चलनी पड़ती हैं जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो। और वो वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे स्क्रीनिंग तो हालांकि दोनों की होती है, लेकिन फर्दर ना बहुत सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ती हैं। वो उसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बता रहा था आरएच का। तो आरएच का भी बहुत कुछ मैटर करता है यहाँ पर ना, ठीक है। एक आपका आरएच मैच करना चाहिए, ये मैच करना चाहिए। उसके साथ साथ में ना एक टेस्ट होता है जिसको वो, ये तो ऑब्वियस है कि आपके सारी ना स्क्रीनिंग होती है। एचआईवी का टेस्ट होता है, एचसीवी होता है, एचबीएसएजी होता है ना, हीमोग्राम होता है। तो जितने भी ये ऐसे कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो मतलब लॉन्ग टर्म मतलब जो अनट्रीटेबल है या वैसा कोई डिजीज है जो एक से दूसरे में जाके उसको इफेक्ट कर सकता है, किसी भी एबनॉर्मेलिटी को ये लोग एक्सेप्ट करते नहीं है। तो आपका ना डोनेशन, कुछ ब्लड बैंक डोनेशन से पहले ही स्क्रीनिंग कर लेते हैं और कुछ मूर्ख होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो डोनेशन के बाद स्क्रीनिंग करते हैं। और स्क्रीनिंग करने के बाद अगर किसी का एचआईवी पॉजिटिव आ गया या एचसीवी पॉजिटिव आ गया या एचबीएसएजी पॉजिटिव आ गया, तब वो उस ब्लड को थ्रो करते हैं। सोचो आप अगर पहले स्क्रीनिंग कर दो तो डोनेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना उसे अगले को बेचारे को। यस सर, सब ऐसे ही वेस्ट हो गया। हाँ, प्राइवेट वाले बेचारे वो लोग ये करते हैं कि पहले स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करने के बाद अगर मान लो किसी का किसी भी तरह का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, एचआईवी आ गया, एचसीवी आ गया, एचबीएसएजी आ गया, कोई भी ऐसा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो वो पहले उसको तो उससे डोनेशन ही नहीं लेंगे। क्यों उसका ब्लड वेस्ट करना बेचारे का? वो पहले बॉडी उसकी सफर कर रही है उस उतने बड़े वायरस से, आप उसका ब्लड लेके तब स्क्रीनिंग कर रहे हो। अरे आप पहले सैंपल लेके स्क्रीनिंग कर लो। तो ये चीज भी जरूरी होती है कि किसी भी तरह का अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी आप लोगों को जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है। प्लस इसके बाद ना जैसे कोई पेशेंट अगर एचआईवी पॉजिटिव आता है तो इसकी ना एक प्रॉपर एक काउंसलिंग होती है। पेशेंट को कभी मतलब जो एथिकल प्रोसीजर होते हैं, मेडिकल एथिकल प्रोसीजर, उसमें आप पेशेंट को कभी डायरेक्टली ये नहीं बताते कि आपका एचआईवी पॉजिटिव आया है। उसके लिए आप उसको काउंसलिंग सेंटर भेजते हो, उसको बोलते हैं आईसीटीसी काउंसलिंग सेंटर, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। उसके बारे में भी मैंने लिखा हुआ है तो मैं बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब। अब उसके बाद एक होता है क्रॉस मैचिंग, जैसे ब्लड ग्रुप भी मैच कर दिया, आरएच भी मैच कर गया, ये सब कुछ मैच कर गया, लेकिन उसके बाद भी हम ना एक परफॉर्म करते हैं क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बायोलॉजी की बताया था कि हमारी आरबीसी पे मोर देन 300 एंटीजन होते हैं। हमारी आरबीसी के ऊपर मोर देन 300 एंटीजन होते हैं, और उन 300 एंटीजन में से जो काउंटिंग में हम लोग लेते हैं ब्लड ग्रुप काउंट करने के लिए, जो मतलब यूजुअली पाए जाते हैं, वो या तो एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप ए होता है, या ब्लड ग्रुप बी होता है, या ए बी दोनों होगा, या ब्लड ग्रुप ए होगा। तो इनके अलावे बहुत सारे एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे ऐसे होते हैं जो इन ब्लड ग्रुप में नहीं आएंगे, बट किसी भी रिसिपिएंट की बॉडी में जाके किसी भी तरह का रिएक्शन वो कॉज कर सकते हैं। और उस रिएक्शन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग में क्या होता है, रिसिपिएंट का ब्लड और उसका दोनों आप ना क्रॉस मैच करके देख लेते हैं, डोनर का और रिसिपिएंट का मतलब सीरम, और डोनर का आरबीसी, रिसिपिएंट का ब्लड, डोनर का सीरम, मतलब ऐसे क्रॉस मैच करके देखते हो आप दोनों तरह से। अगर प्रॉपरली बिल्कुल सब कुछ मैच हो रहा है तब जाके आप ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज कर पाते हो, ठीक है। चलो, उसके बाद ये कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं अगर आप एक डोनर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात है ओवरऑल हेल्थ है, आप बिल्कुल फिट होने चाहिए हो, किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी आपके पास्ट में कुछ दिनों से नहीं रहनी चाहिए। दूसरा क्या है, आपका एज और वेट जो होता है 18 से 65 ईयर का एज होना चाहिए, और आपका जो वेट है वो मिनिमम वेट जो है वो 50 kg होना चाहिए। उससे कम वेट पे वो लोग नहीं लेते हैं।
जैसे बोलता है पल्स रेट, अब यहाँ जैसे पल्स रेट इसने बोला वो 50 से 100 के बीच में होना चाहिए। अब जैसे 50 जो पल्स रेट है ना, वो एक्चुअल में नॉर्मल होती नहीं है। आपका जो नॉर्मल पल्स रेट होता है वो 72 से 90 होता है, ठीक है। तो जनरली जो है ना वो मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर वेरी होता है तो आप लोग जो है वो डोनेट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन का सबको पता होगा, आप लोगों को मिनिमम होना चाहिए 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ब्लड प्रेशर जो है आपका वो नॉर्मल वन, जैसे 80 टू 120 मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये वाला कौन सा था, सॉरी 120 टू 80 बोला था मैंने। ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर था और ये नीचे वाला आपका डायस्टोलिक प्रेशर था। खैर ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर आपका नॉर्मल होना चाहिए, और सक्सेसिव ब्लड डोनेशन कम से कम आपका जो है 3 मंथ्स का होना चाहिए। उससे पहले आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अगर आज तुमने डोनेट किया है तो आज से कम 3 महीने के बाद डोनेट करोगे। अदरवाइज नॉर्मली ब्लड बैंक आपको सजेस्ट करते हैं कि आप 6 महीने से पहले डोनेट मत करो, बट अगर बुक की बात की जाए तो वहां पर आप अप टू 3 मंथ के बाद जो है वो डोनेट कर सकते हो। ए पर्सन हु हैज HIV टेस्टेड पॉजिटिव, ऑब्वियस है नहीं करेंगे उसका। किसी भी तरह का कार्डियक अरेस्ट हुआ, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, कैंसर, एपिलेप्सी, तो मतलब ही नहीं है डोनेट करने का, ठीक है। और किसी भी तरह का आपने बॉडी में टैटू बनवाया है, कोई पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग कराया, नोज पियर्सिंग कराया, तो बाहर से यूज होने वाला किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट अगर आपने यूज किया है तो आप डोनेट नहीं कर पाओगे। इंडिविजुअल हु हैव अंडरगोन इम्यूनाइजेशन इन द पास्ट 1 मंथ, किसी भी तरह की वैक्सीन आपको, इम्यूनाइजेशन होते हैं वैक्सीन लगना, तो किसी भी तरह का वैक्सीन आपको पिछले 1 महीने में लगा है, अगर आप कोई रेबीज के कोई ट्रीटमेंट हुआ है, और या फिर HIV हेपेटाइटिस बी का कोई वैक्सीन लगा है पास्ट 6 मंथ में, तो भी आप डोनेट नहीं कर सकते। सर एपिलेप्सी वाला क्यों नहीं कर सकता डोनेट ब्लड? ये हाँ, एपिलेप्सी क्या होता है सर? जो कभी भी न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ द ब्रेन डोंट फंक्शन वेल टुगेदर और एक दूसरे को शॉक कर देते हैं वो गलती से। क्या? न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ द ब्रेन कम्युनिकेट नहीं कर पाते आपस में एंड वो रैंडम शॉक वेव्स। अगर न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ब्रेन अगर आपके कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो वैसे ही ना, पता है क्या, जैसे ब्लड डोनेट करने के बाद ना आपका ऑलरेडी फेंट होने का बहुत सारे चांसेस होते हैं। अक्सर पेशेंट जो है ना ब्लड डोनेट करने के बाद ना फेंट हो जाते हैं, वो पहले ही उस कंडीशन में फेंट होने की, उससे ब्लड कैसे ले सकते हैं वो लोग, ठीक है। सर वो भी होता है और एपिलेप्टिक मेडिसिन चल रही होती है उसकी वजह से भी नहीं होगा। हाँ, तो लास्ट 24 आवर में आपने अल्कोहल बॉडी पियर्सिंग क्यों नहीं कर सकते? बॉडी पियर्सिंग जैसे जनरली ना मेनली ये लोग ना टैटू वगैरह के लिए, ऐसा होता है ना जैसे आपने किसी दूसरे को टैटू बनाया उसी से आपको बना दिया, तो हो सकता है कि सामने वाले पेशेंट में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन था, वो वहां से कनेक्ट करके आपके ब्लड में चला गया। सर बेसिकली वो नीडल का ही जो होता है सर, क्लीन है कि नहीं नीडल का इशू होता है। यस सर। टैटू वाले को तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, कि जैसे ईयर पियर्सिंग तो वुमेन में तो कॉमन होती है, या नोज पियर्सिंग, तो नोज पियर्सिंग को इतना ध्यान ये लोग देते नहीं है, लेकिन टैटू वाले को बिल्कुल नहीं अलाउ करते ब्लड डोनेट करना, ठीक है। और सर जो इम्यूनाइजेशन वाला है, जैसे कभी चोट लग जाती है तो टेटनस का इंजेक्शन लगता है, तो वो भी इसके अंडर आएगा? हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। सर ये जो सर बेसिकली जो हीमोग्लोबिन का जो वहाँ पे लिखा है लेवल, तो जब सर हमने जब भी देखता है सर, जो हीमोग्लोबिन का यूजुअली वुमेन में जैसे यूजुअली कम ही पाया जाता है मोस्ट केसेस में, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमें वही, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना चाहिए कि हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे जब भी वो लोग डोनेट करने आते हैं हम लोग को यही जैसे मिलता है कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा कम होता है, और वो जनरल केस में भी है, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो या एक्चुअल में दिस इज द रियल डेटा कि इंडिया में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो, काउंट जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट से डाउन होता है। और 60% विमेन इंडिया में एनीमिक है, ये डेटा है। यस ये डेटा अंशु ने दिया है कि 60% इंडिया में जो विमेन है वो एनीमिक है। मतलब मैं पर्सनली सफदरजंग की गायनेकोलॉजी में काम किया हूँ मैं, वहाँ पर हम लोग जो हीमोग्लोबिन किया करते थे, एक दिन में कम से कम 200-300 अगर पेशेंट आ रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से शायद एक में 10-20 ऐसे वुमेन होती होंगी जिनका हीमोग्लोबिन काउंट नॉर्मल होता होगा। अदरवाइज वहाँ पर मैक्सिमम वुमेन का नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट जो है
वो नॉर्मल नहीं होता है। नहीं होता है। सफदरजंग जैसी जगह में अगर 200 पेशेंट को मैं देख रहा हूँ, उसमें से अगर आपको 10-20 ऐसे मिल रहे हैं, 20 भी ऐसे मिल रहे हैं जिनका नॉर्मल है, और 180 अगर नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब तो वहाँ तो 90% हो गया। लेकिन ये 90% शायद इस वजह से भी आ रहा है कि सफदरजंग में आने वाला सेगमेंट वो ऑलरेडी इतना पुअर होता है कि शायद वो अच्छा डाइट वगैरह, वो सारा कुछ खाना पीना, फ्रूट्स वगैरह ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको ज्यादा कम होगा। लेकिन ये फिगर जो अभी बताया अंशु ने 60% वो थ्रू आउट इंडिया। यस सर। यही वो मैंने खुद भी, हमने 2 बार मैंने वो किया, मतलब ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए थे, तो उसमें भी तो हमने हमेशा ये वुमेन का ये इश्यू हमेशा होता है, हमने हमेशा ये देखा है। मैंने कम से कम अपनी लाइफ में 10 बार ब्लड डोनेशन कैंप करे हैं। मैक्सिमम टाइम हमें वुमेन को मना करना पड़ता है कि आपका नहीं, आपका नहीं। बेचारी 10-20 आती है, उनमें से 1-2 होती है भी हमारा तो उससे हम लोग को भी बुरा लगता है, लेकिन क्या करें ना, उनके रिस्क तब मैंने भी ट्राई किया था ब्लड डोनेट करने के लिए, पर मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुमको तो मैं ही अभी रिजेक्ट कर देता अगर तुम बोलती तो, क्योंकि तुमको तो मैं देखा हूँ कम से कम सेंटर। तुम्हारा तो हीमोग्लोबिन कम होगा। चलो, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसका नहीं होगा। ब्रेस्ट फीडिंग है। इंडिविजुअल हु हैव अंडरगोन मेजर डेंटल प्रोसीजर और जनरल सर्जरी इन लास्ट 1 मंथ, वो नहीं होता है। ठीक है। किसी भी तरह का मिसकैरेज रहा है, उस केस में नहीं होगा। एलर्जिक का क्यों नहीं होगा? हैं? मिसकैरेज का क्यों नहीं हो सकता? मिसकैरेज ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होता है। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ, और अस्थमा वाले पेशेंट को तो ऑलरेडी नहीं लेते हैं वैसे ही। मतलब जो डोनर जो है ब्लड डोनेट करने के बाद वो पहले ही उतना ज्यादा वैसा फील करता है अनकंफर्टेबल, तो उसको अस्थमा वाले को तो पता लग रहा है वो टिकट लेके निकल लिया बेचारा, तो इसलिए अस्थमा वाले को तो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ठीक है। चलो, इसके अलावा एक चीज इसमें मेंशन नहीं की है जो मुझे पता है, एक अगर आपको पिछले 10 साल में जॉन्डिस रहा है ना, तो भी आपको वो लोग नहीं लेते हैं। जॉन्डिस में अगर प्रीवियस 10 इयर्स की हिस्ट्री रही है अगर आपको जॉन्डिस की, तो भी आपको जो है वो ब्लड डोनर नहीं कंसीडर करते हैं, आपको रिजेक्ट कर देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जॉन्डिस के केस में आपको यूजुअली हेपेटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, और हेपेटाइटिस में मेरे ख्याल से शायद एक बार चेक कर लेना, हेपेटाइटिस ए जो है वो जनरली पाया जाता है उन पेशेंट को जिनको जॉन्डिस हो जाता है। लोग चेक नहीं कराते हैं, वो बात एक अलग है। ज़्यादातर लोग सिर्फ जॉन्डिस का बिलिरुबिन का टेस्ट करा लेते हैं, अदरवाइज उनको हेपेटाइटिस भी बन जाता है। जैसे हेपेटाइटिस ए बन सकता है, हेपेटाइटिस ई बन सकता है। तो इसलिए जॉन्डिस का भी अगर हिस्ट्री है ना किसी को, तो उसको भी जो है वो, स्मोकिंग अगर कोई पर्सन करता है पिछले 2 दिन के अंदर स्मोक किया है, ड्रिंक किया है, वो भी नहीं कर सकता डोनेट आपका। यस सर, वो पूछते हैं तो सर। हाँ, वो बात एक अलग है, बताता कोई नहीं है आजकल। हाँ, वो बात अलग है सर। यस। चलो, उसके बाद ये कुछ 2 टर्म है मेरे पास, 3। जैसे एक बायोप्सी एक वर्ड होता है, आप लोग सभी सुनते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोप्सी एंड ऑटोप्सी? Biopsy is of a living tissue and autopsy is in the dead. यस। यस। बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। तो बायोप्सी क्या होता है कि आप लिविंग बॉडी से कोई टिश्यू रिमूव करते हो फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। मतलब टिश्यू की एग्जामिनेशन को बोलते हैं हम, टिश्यू या उससे रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बेसिकली बायोप्सी क्या होता है, जैसे आप लोग इन्फेक्टेड पोर्शन ना कोई सर, कैंसर पेशेंट है, उसका टिश्यू रिमूव किया, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हुई, हिस्टोपैथोलॉजिकल उसका एग्जामिनेशन हुआ, और उसके बाद ही वो एग्जामिनेशन, मतलब उस टिश्यू से ही तो डिटरमाइन कर पाते हैं ना हम लोग, डायग्नोस कर पाते हैं कि उस पेशेंट को क्या है। यस सर। तो उसको बोलते हैं बायोप्सी। एक होता है एटोप्सी। एटोप्सी क्या होता है कि डेड बॉडी से आप टिश्यू निकालते हो, और आप डेड बॉडी से टिश्यू कब निकालते हो? अक्सर पोस्टमार्टम का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। पोस्टमार्टम के केस में आप डेड बॉडी से टिश्यू लेते हो टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। यस है ना, तो उसको बोलते हैं एटोप्सी। जनरल टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो जनरल टर्मिनोलॉजी वही था, जैसे अगर हम बोलें कि आरबीसी, तो आरबीसी को बोलते हो आप एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हो? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट को क्या बोलते हो? थ्रोम्बोसाइट। अगर आपको बात की जाए लीवर को आप क्या बोलोगे? तो लीवर को हम क्या बोलते हैं? हेपाटो। मेडिकल लैंग्वेज में हेपेटिक बोलते हैं। अगर आपको बोला जाए किडनी को आप क्या बोलोगे?
रीनल। किडनी को बोलते हैं हम रीनल। अगर Yes, आपको sir. बोला जाए Renal. स्किन को क्या बोलोगे? डर्माटोलॉजी आता है ना? यस। और क्या होते हैं बताओ जिनके लिए वो यूज करते हैं? हार्ट को क्या बोलते हैं हम? कार्डियक। इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? अंतड़ियां। अंतड़ियां, शाबाश। नाइस वन देयर। चलो ये था, इसको बोलते हैं एंटेरिक, बोलते हैं ना एंटेरिक फीवर, टाइफाइड। सर ये हमें याद करना पड़ेगा सारा ये सब? नहीं नहीं, याद नहीं करना, पर ध्यान रखना, थोड़ा पता होना चाहिए। मतलब ये चीजें हैं, जनरल टर्मिनोलॉजी है, कई बार पूछ सर लेते मैं हैं एक कि और बात, थोड़ा सा ना ये टॉपिक से थोड़ा डाइवर्स होगा। मैं ना यूट्यूब पे ना स्मार्ट एजुकेशन वीडियोस देख रही थी, तो मैं देख रही थी कि सारी वीडियोस अपलोड नहीं हुई हैं। लाइक डाउट्स की नहीं अपलोड हुई है सारी, और डाउट्स मैं की वीडियो, चलो तुम अभी उस टॉपिक को छोड़ो। डाउट की वीडियो अपलोड नहीं होती हैं, टॉपिक वाली अपलोड होती हैं। टॉपिक वाली भी सारी नहीं है सर, मैं चेक कर रही थी, नहीं थी। चलो मुझे बता देना एक बार जो भी है, या चल सर को बता देना, ठीक है? ठीक है। चलो मैंने वर्ड लिखा हाउ टू डील HIV पेशेंट, तो मैंने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था ICTC सेंटर आप भेजते हो, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड यस सर काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर आप उस पेशेंट को भेजते हो, आप डायरेक्टली कभी भी उससे रिपोर्ट रिवील नहीं करते हो, आप इस ICTC भेजते हो। ICTC में जो है ना साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट का काम ही यही होता है कि मतलब जो पेशेंट है उसको साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करनी होती है, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करके उसको एक कंफर्ट जोन में लेके आते हैं, और कंफर्ट जोन में लेके आने के बाद, मतलब बोलते हैं ना बलि का बकरा, पहले कंफर्ट जोन में लाके फिर वो लोग बताते हैं उसको कि आपका ऐसे ऐसे HIV पॉजिटिव है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जो थोड़ा सा मतलब वो बताएंगे किस किस चीज से थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, धूल मिट्टी से बचना है, थोड़ा ज्यादा ठंड से बचना है, और सब चीजें वो समझाते हैं कि किस किस कोज से जो है ज्यादा इफेक्ट कर सकता है आपको। HIV क्या होता है? HIV क्या है? व्हाट इज HIV? एड्स है। ह्यूमन इनडेफिशिएंट इसको जो होता है ना, HIV इज अ वायरस, डेफिशिएंसी वायरस। समझ में आता है? HIV इज अ डिजीज और वायरस। वायरस तो बोल, हाँ ये करेक्ट है बिल्कुल, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी डेफिशिएंसी वायरस, वही पढ़ा है मुझे, HIV एड्स डेफिशिएंसी वायरस। ये पता बहुत गलती होती है इन क्वेश्चन में। HIV एक वायरस है और एड्स एक डिजीज है, कॉज्ड बाय एड्स इज द HIV, डिजीज कॉज्ड बाय HIV। यस सर, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। लग रहा होगा मेडिकल वालों को आज तो अपना ही दिन है, बस हट जाओ आप, और बाकी लोग सोच रहे हैं कि ये क्या उधम मचा हुआ है इधर। ये बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और आपको एक चीज और पता होगा, इसको मतलब ये जो डिजीज है ना, इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज बोलते हैं इसको। यस सर। ये क्या करता है, मेनली क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डेड कर देता है, डेड कर देता है। अटैक करता है सेल्स को आपके, ठीक है? व्हाइट ब्लड सेल्स सिस्टम को ये डेड करता है। उसके साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं कि HIV नेवर कॉज ए डेथ टू ए पेशेंट। HIV से कभी भी पेशेंट का डेथ नहीं होता है। HIV की वजह से आपका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, और इम्यून सिस्टम खत्म होने के बाद अगर आपको छोटा सा कॉमन कोल्ड भी लग गया तो दैट मे कॉज ए डेथ टू द पेशेंट। इम्यून सिस्टम है ही नहीं ना आपका। हाँ, हमेशा सेकेंडरी डिजीज से आप किसी पेशेंट की डेथ होती है विद HIV से कभी डेथ नहीं होती है। सर 25 क्लास में जाकर तो आई थिंक 25 से भी कम हो जाता है वो जो आपका जो क्या बोलते हैं इसको, जो हमने बात कर रहे थे ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, या 25 से भी कम हो जाता है if I'm not mistaken। मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। यस सर, कम होते होते ओवर द स्पैन तो बिल्कुल डेड हो जाते बहुत देर हो हैं। जाता ना HIV वाले पेशेंट को, सबसे ज्यादा HIV वाले पेशेंट की डेथ होती है ट्यूबरकुलोसिस से। यस सर, तब हाई रिस्क होता है। यस,
उसको कॉमन कोल्ड बन हाई रिस्क जो डिजीज होती है एचआईवी वाले पेशेंट को वो होती है ट्यूबरक्लोसिस। एक छोटे से कॉमन कोल्ड से उसको ट्यूबरक्लोसिस जल्दी से जल्दी रिसीव होगा। और ट्यूबरक्लोसिस अगर अंदर चला गया तो जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा खासा है ना उसके लिए ट्यूबरक्लोसिस तो, और एचआईवी वाला तो बेचारा वैसे ही गया। ट्यूबरक्लोसिस को ऐसा समझ लो कि किसी कंट्री में जाके गुलाम बना तो गले पे तलवार, चल मेरे भैया, समझे? तो ऐसे आज तक कोई क्योर नहीं आया है ना एचआईवी का? कैसे? हाँ, मेडिसिन सर आए हैं जो लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। आई मीन क्वेश्चन कि अभी किसी ने बोला कि अभी तक एचआईवी का क्योर नहीं आया। क्योर नहीं है। रीजन है किसी के पास क्योर क्यों नहीं आया अभी तक? हाँ सर, क्यों नहीं आया मतलब वही बताओ। सर वो क्योंकि वो मेडिसिन से हमारे सेल्स ही खराब हो जाएंगे मतलब आई थिंक। सर द वायरस वो इमिटेट करता है, आई डोंट नो। हाँ एग्जैक्टली, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बोलते हैं जैसे अभी कोविड-19 भी तो वो हो रहा है ना, अलग अलग स्ट्रेन निकल रहा है, म्यूटेशन हाईजैक कर लेता है बेसिकली सेल्स। चलो बस अब चुप करो सब। हाँ ठीक है। तो बोला तो चिल्लाना शुरू कर दो, हल्ला करना शुरू कर दो। देखो वैक्सीनेशन बनाने का एक सबसे पहले चीज आपको पता होना चाहिए हम वैक्सीनेशन कैसे बनाते हैं। जैसे टेटनस बनाते हैं ना हम, सपोज करो मैंने टेटनस का वैक्सीन बनाया, तो टेटनस का वैक्सीन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होता है ना जो कोज टेटनस, उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। जैसे मतलब टेटनस का जो बनता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, एक वो होता है बैक्टीरिया होता है, पता नहीं पैरासाइट होता है, शायद बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया है सर। हाँ, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है ये बैक्टीरिया होता है। इसी को आप क्या करते हो, इसी के स्ट्रेन को जो है ना आप प्यूरिफाई करते हो, और प्यूरिफाई करके ही आपको एक वैक्सीन तैयार होता है जिसे हम बोलते हैं एंटी टेटनाई। ठीक है, अब यही काम आप सभी वैक्सीन में यही किया जाता है कि जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन बनाओ पीवी, तो पोलियो वाले वायरस को ही प्यूरिफाई करके आप लोग एंटी पोलियो वायरस वैक्सीन बना रहे हो। ठीक है, तो एचआईवी वाले केस में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो म्यूटेशन का आ रहा है, जो इन सब लोगों ने बताया कि एचआईवी वाला जो वायरस होता है ना, जो मॉर्फोलॉजी होता है ना, एक होता है मॉर्फोलॉजी वर्ड होता है, मॉर्फोलॉजी में ना सभी चीज आ जाती है, उसकी शेप, उसका साइज, उसका कलर, उसका शक्ल कैसी है, वो सब चीज आ जाती है मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, तो होता क्या है कि जो वायरस होता है ना एचआईवी का, ये आपकी ना मॉर्फोलॉजी चेंज करता रहता है, ये कभी सेम मॉर्फोलॉजी पर नहीं होता है, एक जगह दूसरे उसमें होगा, दूसरी जगह दूसरे उसमें होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, सपोज करो आपका कोई दुश्मन है, लड़ाई होगी, मारपीट हुई, को आपने सोचा अगली बार आएगा तो पक्का पेलना है इसको पकड़ के, वो अगली बार पता लग रहा है तुम्हारे किसी रिलेटिव की शक्ल में आ गया, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। एचआईवी यही करता है, ये बॉडी हमारी क्या करती है, किसी भी फॉरेन एंटीजन से हमें डिफेंड करती है, लेकिन एचआईवी क्या करता है, उसको हमारी बॉडी में एंटर ही ऐसे करता है कि हमारी बॉडी के जो डिफेंस सेल्स है ना, जैसे डब्ल्यूबीसी है, वो क्या सोचता है यार ये तो हमारी ही बॉडी का सेल है एंड इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको लगता है ये हमारा ही सेल है, आने दो, अपना ही बंदा है। लेकिन एचआईवी क्या करता है, अंदर आने के बाद वो अपना जो है सबसे पहले कहाँ जाके अटैक करता है, तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हो किसी भी सेल के न्यूक्लियाई पे जाके अपना वो बनाना शुरू करता है, घर बनाना शुरू करता है, और जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे बॉडी में ये लोग अपना इफेक्ट करके सबसे पहले डब्ल्यूबीसी को खत्म करते हैं कि भाई तुमने ही लापरवाही करी थी, तुम ही ने छोड़ा था, तुम ही आओ सबसे पहले। तो ये हिसाब है कि इस वजह से जो है अभी तक इसका जो क्योर नहीं आ पाया एचआईवी का। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है, जैसे एचआईवी फिजिकली लाइक वो इफेक्ट नहीं होता है, जैसे अगर देखा जाए तो एचआईवी जब ट्रांसफर होता है लाइक पर्सन टू पर्सन, तो लाइक दूसरों को पता नहीं चलता कि उसके फिजिकली कुछ रॉन्ग है और समथिंग। बिल्कुल, ये तुम्हारा एक अच्छा क्वेश्चन था। सुनो, होता क्या है, जैसे जब भी आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन एंटर करता है, मैं इसके लिए नया पेज लेना चाहूंगा, आपकी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन एंटर करता है ना, तो इन्फेक्शन के एंटर करने से लेके सिम्टम कोज करने तक का एक पीरियड होता है। यस सर, उस पीरियड को बोलते हैं विंडो पीरियड। विंडो पीरियड, ठीक है, चलो ये तुमने अच्छा चीज याद दिला दिया, उस पीरियड को हम लोग विंडो पीरियड बोलते हैं। ऐसा भी होता है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन एंटर किया, सिम्टम वो कुछ टाइम के बाद करेगा। एचआईवी वाले पेशेंट को जनरली जो ये जो विंडो पीरियड होता है ना, वो 3 मंथ्स का होता है। सर टेस्टिंग करने से भी तो मालूम नहीं चलता ना इस पीरियड में, कभी-कभी इस विंडो पीरियड में
होता क्या था पहले, पता है क्या करते थे, एक तो किट पे टेस्ट करते हैं, जैसे आजकल उसका कर रहे हैं ना कोविड का, ऐसे जो ना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए एक किट पे टेस्ट करते थे। मतलब एक आती है छोटी सी किट, उस पे सीरम डाला, टेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद एक मेथड आया एलाइजा। पता चला कि ये एलाइजा डिटेक्ट तो कर सकता है कि एचआईवी है, लेकिन विंडो पीरियड में नहीं डिटेक्ट कर सकता। तो होता क्या है कि जब तक विंडो पीरियड चल रहा है तब तक पेशेंट को सिम्टम आ भी सकते हैं, पेशेंट को सिम्टम नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन विंडो पीरियड में ज्यादातर केसेस में चांसेस ये होते हैं कि इन टेस्ट में ये पॉजिटिव नहीं आता है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पता है ये अभी तो इसका प्रोविजन आ गया है, लेकिन अब से पहले ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। क्यों? कि सपोज करो इस विंडो पीरियड में किसी पेशेंट ने ब्लड डोनेट कर दिया, अब उसकी जो स्क्रीनिंग हुई है, पीछे जो टेस्ट हुआ है, वो तो सब नेगेटिव है, लेकिन डोनर को, मतलब रिसिपिएंट को, ब्लड बेचारे को एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट का चढ़ गया। तो हुआ क्या, इस तरह से ना मतलब इस तरह से चलता रहा। तो 2 बार टेस्टिंग के लिए बुलाते ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इसी कारण से। हाँ नहीं, मतलब वो तो 2 बार डोनर को, हाँ नहीं डोनर को नहीं बुलाते हैं टेस्टिंग के लिए, रिसिपिएंट को बुलाते होंगे। ओके हाँ ठीक है। तो अभी जो प्रोविजन है वो 2 बार टेस्टिंग वाला नहीं है। अभी इसके लिए ना एक टेस्ट आ गया, एनएटी बोलते हैं उसको, नेट। यस सर। इस नेट को इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया क्योंकि प्रीवियस बीते हुए ईयर में हुआ क्या कि कुछ पेशेंट को जिन्होंने ब्लड रिसीव किया उनको एचआईवी पॉजिटिव आ गया। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे डोनेट किया गया था उस टाइम पे पॉजिटिव नहीं था, लेकिन बाद में उस डोनर का भी पॉजिटिव आया। तो पता चला यार अब इस विंडो पीरियड का करें क्या, ये तो 3 महीने का विंडो पीरियड है, बीच में कोई भी डोनर आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो वहां पर एक टेस्ट बनाया गया, उसको बोला गया न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। अब मैंने आप लोगों को अभी एचआईवी के एंटर करने के बारे में बताया था बॉडी में। मैंने क्या बोला था कि बॉडी में आएगा अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करके, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। बॉडी में आएगा अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करके आएगा। डब्ल्यूबीसी को लगेगा यार ये तो अपने ही बंदे हैं, है ना? उसके बाद वो क्या करता है, मैंने आपको ये भी बोला था, उसके बाद वो क्या करेगा, बॉडी में सेल्स है ना, उनके न्यूक्लियस में जाके अपनी जगह बनाएगा पहले। यस सर। उस न्यूक्लियस में जगह बनाने के बाद उसकी म्यूटेशन होगी और वो ऐसे कर करके ना फैलता जाएगा, पूरे ब्लड में फैलना शुरू हो जाएगा। सर एकदम कॉपी करता है सर, आई नो, लाइक द होस्ट आपके डीएनए की तरह। हाँ। और फिर जो असली वाला है उसको मार देता है। हाँ, तो बहुत सारे ना इसके डीएनए आरएनए कॉपी होके इनका ना फैलता जाता है पूरे ब्लड में। ठीक है। अब जब इस तरह से ये फैलता जा रहा है तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी लेवल पे ये जो 3 महीने का टाइम लग रहा है, ये इसी काम में तो लग रहा है ना, न्यूक्लियस के अंदर अपना घर बनाना फिर उसको फैलाना। यस सर। इसी टाइम में तो लग रहा है ना। तो अगर आपको बाहर से तो पता चल नहीं रहा, एंटीजन एंटीबॉडी से तो नहीं पता चल रहा, क्योंकि वो आपकी बॉडी में नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर जो सेल है, उन सेल के पेट के अंदर है जो न्यूक्लियाई होता है। यस सर। तो आप क्या करो, उस सेल को फाड़ के उसके पेट के अंदर झांक के देख लो कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियाई में है क्या। आपको पता चल जाएगा कि विंडो पीरियड में भी अगर न्यूक्लियाई में इन्फेक्शन है एचआईवी का, तो पेशेंट मे गेट एचआईवी इन अपकमिंग डेज। तो आप उसको डोनेशन नहीं कंसीडर करते हो, और उसीलिए इस टेस्ट का नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग, कि आप न्यूक्लियस के अंदर ही घुस जाओ जाके। अभी तक आप क्या कर रहे थे, इस वाले केस में क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, आरबीसी के सरफेस पे देखा आपने है कि नहीं है। एंटीबॉडी क्या हुआ, सीरम के अंदर है, मतलब प्लाज्मा के अंदर है। आपने देखा इससे रिएक्शन करा तो ठीक है, नहीं करा तो नेगेटिव है। लेकिन विंडो पीरियड है भाई, आपको न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा, आपको पूरा घुसना पड़ेगा अंदर। आप इस सेल को पूरा फाड़ दो, अंदर घुसो इस टेस्ट के थ्रू, नेट के थ्रू। और इसने क्या करा, अंदर बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल भी अगर एचआईवी का मिला तो उसको भी डिटेक्ट करके दे दिया, भाई ये पेशेंट आने वाले टाइम में पॉजिटिव हो सकता है, इसके न्यूक्लियाई में कुछ गड़बड़ नजर आया। समझ आ गई बात सबको? तो इसलिए ये कई बार ये पूछ भी लेता है कि ये कौन सा टेस्ट आप लोग जो है तो विंडो पीरियड के कंफर्मेशन के लिए परफॉर्म करते हैं, तो उस टेस्ट का नाम है नेट, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग। और ये अभी बड़ी एक साइड सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंडिया के बहुत ही कम ब्लड बैंक में नेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। यस सर। जो टॉप हॉस्पिटल है ना, जैसे अपोलो है, फोर्टिस है, ज्यादातर प्राइवेट में होता है।
हाँ, ज्यादातर बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल जो बड़े लेवल के, एक्सपेंसिव और बहुत वो चाहिए हाँ, होता है ना, आई थिंक। तो ये लोग जो है बस नेट परफॉर्म कराते हैं। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्स कराता हो तो बात एक अलग है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये लोग नेट परफॉर्म करवाते होंगे। नहीं करते सर, मोस्ट ऑफ देम नहीं करते। हाँ, मोस्ट ऑफ नहीं करते हैं ये लोग, और ये बहुत जरूरी है एक्चुअल में। ये समझ आ गया ना, विंडो पीरियड की वजह से सिम्टम नहीं आते हैं। किसने पूछा था ये डाउट? यस सर, समझ आ गया, थैंक यू। सर मेरे को और एक डाउट था। बोलो। नॉर्मली लाइक HIV का व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट दे डू एंड वो कितने टाइम के बाद रिजल्ट आता है? सो लाइक इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव और हाउ? सॉरी, दोबारा बोलो रितिका। वो पूछ रहे कितना टाइम, आई मीन क्या क्या टेस्ट होता है, आई थिंक कितना टाइम टेस्ट होता है, कितने टाइम के बाद पूछ रहे कि HIV को कैसे टेस्ट करते हैं और कितना टाइम लगता है वो सब रिजल्ट आने में। सुनो, ये वाला जो टेस्ट होता है ना, ये एंटीजन एंटीबॉडी, इसको तो लगते हैं 2-3 मिनट बस। इसका तो काम हो जाता है 2-3 मिनट में। एक होता है एलाइजा, एलाइजा में लगते हैं कम से कम आपको 24 घंटे से ज्यादा। पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक पूरी किट होती है, उस किट में ना इस तरह से वेल बने होते हैं छोटे छोटे, उस वेल में आप सैंपल डालते हो, और ये जो वेल होते हैं ना, ये एंटीजन कोटेड होते हैं ऑलरेडी। इसके अंदर ऑलरेडी, जैसे अगर सपोज करो आप HIV का एलाइजा लगा रहे हो, तो इस किट के अंदर HIV जो वायरस है ना, उसका जो एंटीजन है ऑलरेडी कोटेड होता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जब आप पेशेंट का सीरम इसमें डालोगे ना, तो जिस भी पेशेंट का सीरम इसके साथ रिएक्ट करके जाके उसका पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उस पेशेंट की बॉडी में उस HIV के लिए एंटीबॉडीज बनी हुई है। उसी का तो रिएक्ट करेगा ना जिसके पास एंटीबॉडी है, जिसकी एंटीबॉडी HIV के लिए बनी हुई है, उसी का रिएक्ट करेगा। तो होता क्या है, इसमें सैंपल डाल के आप 24 घंटे के लिए इंक्यूबेशन पे लगाते हो, और इंक्यूबेशन आप करते हो इसको जनरली रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस ±3। इस टेम्परेचर पे आप इसको 24 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रखते हो, और 24 घंटे के बाद आप फिर से इसको प्रोसेसिंग करते हो, बफरिंग वगैरह, तब ये टेस्ट परफॉर्म होता है। तो ये तो एक प्रोसीजरल बात आ गई। अदरवाइज अगर मशीन की आप बात करो तो मशीन में शायद आपको ऑटोमेटिक, आजकल सब कुछ ऑटोमेशन हो रखा है लेबोरेटरीज में, तो वहां पर आपको 5 से 10 मिनट में भी रिपोर्ट दे सकते हैं वो लोग, और ऐसा होता है। सर मैंने सुना था, आई मीन जहाँ तक मुझे मालूम है, कि इनफैक्ट जो HIV पेशेंट, एड्स पेशेंट जो होते हैं, तो देयर मे बी अ स्टेज जब उनको मतलब डिमेंशिया भी हो जाता है, इट सीम्स। तो इज दैट ट्रू? मतलब उनको डिमेंशिया भी हो जाता है, इट सीम्स, एक स्टेज पे। आई डोंट नो वेदर हाउ फार इट इज ट्रू और नॉट, तो मैं आपसे ऐसे पूछ रहा था। नहीं, उसका तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। ओके सर, ठीक है। या सर आपने माइक्रोबायोलॉजी में कोर्स कर रखा है क्या? अरे मैं सब में कर रखा हूँ, मेरा छोड़ दो तुम। बताओ तो डिटेल। सर ऑलराउंडर है सर, ऑलराउंडर आदमी हूँ। चलो सर आपको इतना कैसे पता, बताओ। अरे तुम छोड़ो ना, तुमको उससे क्या करना, तुमको नॉलेज सही मिल रहा है ना, जहाँ से मिल रहा है फिर नॉलेज ले लो बस। सर आप डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हो, दाल में कुछ काला है सर। नहीं तो तुमको अगर कहीं से जो भी तुम्हें बताया गया, अगर उसमें कहीं गलत लगे तब दाल में काला होगा ना। उसमें कुछ गलत बताओ मुझे लाके, क्या गलत था अभी तक। चलो पूरा मान लो। अरे नहीं, पागल हो गया मैं। अरे मजाक कर रहे हैं। चलो सर ने प्राप्ति करी है। इसके बाद ना वेस्ट मैनेजमेंट आपको चार्ट पता होना चाहिए। ये कौन कौन से, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि आपको कौन सा वेस्ट किस में डालना होता है। तो ये जो गाइडलाइंस दी गई हैं, ये है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू, और ये गाइडलाइंस बोलती है, येलो वाला जो आप थ्रो करते हो ना, इसमें बहुत सारे पार्ट लिखे हैं, लेकिन आपको इन जनरल में बताऊं, बॉडी से रिमूव होने वाला किसी भी तरह का ऑर्गन, या उस ऑर्गन के, जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो या ब्लड आपने निकलवाया बॉडी से, तो कॉटन लगाते हैं ना हम, उस पे प्रिक जो लगा होता है हमें, उस कॉटन को भी आप येलो बैग में थ्रू करते हो। मतलब बॉडी या बायोलॉजिकल किसी भी तरह का ऑर्गन या ऑर्गन से रिलेटेड कुछ भी, उसका छोटा मोटा पार्ट आप क्या करते हो, येलो वाले बैग में डालते हो। उसने बोला बॉडी फ्लूइड आप डालो, कॉटन डालो, ड्रेसिंग, सॉइल पेपर आइटम, ऑर्गन वगैरह, ह्यूमन टिश्यूज, आप सब इन चीज को उसमें पुट करोगे, ठीक है। रेड बैग में आप क्या डालते हो? रेड से तो वैसे ही आपको नाम समझ आ रहा होगा, डेंजर। सर उनको बर्न करना पड़ता है ना इन सारों को, कैथेटर, ट्यूब, कैनुला, सिरिंजेस, प्लास्टिक, ये सारी बोतलें जितने भी, मतलब ऐसे कोई भी, मतलब कोई सामान हॉस्पिटल में यूज होने वाले जो किसी तरह का इन्फेक्शन एक साइड से कैच करके दूसरे को पहुंचा सकते हैं,
बायोहजार्ड हजार्डस होते हैं ना, बायोहजार्डस, बायोहजार्ड वो सारी चीजें आप जो है इसमें रेड वाले में डालते हो। इन्फेक्टेड प्लास्टिक होता है, स्पेसिमेन कंटेनर होता है। आप सोचो ना, एक HIV पॉजिटिव बंदे का वाइल में कलेक्ट करा सैंपल, तो प्लास्टिक में होगा ना सैंपल, तो पता लग रहा है बाहर वो स्पिल हो गया, पता लग रहा है 10-20 को और HIV कर दिया उसने। सर सैंपल को ना बड़े उससे जो है सावधानी से आप लोगों को रखना पड़ता है। बताओ फरहान। सर ऐसे तो वो केसेस भी कुछ हुए थे जो मैंने पढ़ा था, इट सेम जो सिरिंजेस थे ना HIV के, वो नर्सेस जो हैंडल कर रहे थे उनको वो होके भी मतलब वो क्या बोलते हैं ऐसे चुक जाना या क्या बोलते हैं उसको, तो उनको वैसे भी हुआ था इट सीम्स। हाँ ऐसा हो सकता है कि ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया था बिकॉज बेसिकली वो हैंडल करते वक्त तो तो वहाँ पे अक्सर पता है क्या होता है कि Yes, वो समस्या ये होती है कि किसी भी तरह का प्रिक लग गया या कोई, जैसे मैं एक उसका बताता हूँ, अर्बन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी, वो क्या कर रही थी, एक अपने मतलब उसमें कैबिन में बैठ के ना, वो पेन अपना जो पेन यूज कर रही थी ना, उसको ना मुंह में ले ली वो, और शी डाइड विद इन ए मंथ। पागल हो गई थी वो, पता है। तो कैसे का फिर से हुआ बता। क्या था सर? एक डॉक्टर अर्बन हॉस्पिटल के अंदर जो अपना पेन यूज करते हैं ना वो लोग, पेन को वो मुंह में ली थी। बाद में उस पेन की टेस्टिंग वगैरह की गई तो उस पे किसी पेशेंट के थ्रू जो इन्फेक्शन आया था, अच्छा ओके, और वो इन्फेक्शन उसको ट्रांसफर हो गया। इसलिए लेबोरेटरी हॉस्पिटल या उसके अंदर हमेशा मना करा जाता है, अगर आप एथिकल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल देखोगे तो वो लोग बिल्कुल मना करते हैं, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट जाओ जो आप हॉस्पिटल में यूज कर रहे हो उसको मुंह के पास भी मत लेकर आओ, टच करना तो बहुत दूर की बात है। यस सर। और सबसे बड़ी बात तो बोलते हैं मास्क लगाओ, आप पेन ले रहे हो मुंह में यार, वो मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो आप तो खुद ही अपने लिए नुकसान कर रहे हो ना। हाँ सर, पेन लेना और फिर ग्लव्स वगैरह इसलिए तो पहनने बोलते हैं ना सर। ठीक है, उसके बाद ब्लू वाला जो होता है ना, जो किसी भी तरह का शार्प ऑब्जेक्ट आप यूज करते हो, जैसे कंच का ग्लास आपका टूट गया, कोई बीकर आपका टूट गया, सिरिंज आप डाल रहे हो, निडल आप डाल रहे हो, उस तरह के जो भी शार्प आइटम होते हैं ना वो सारे आप ब्लू में डालते हो। ब्लैक वाले में डिस्कार्डेड मेडिसिन वगैरह आप डालते हो, साइटोटॉक्सिक ड्रग वगैरह। और ये तो जनरल जो हम घर का मतलब नॉर्मल वेस्ट जो थ्रो करते हैं, नॉन इन्फेक्टेड प्लास्टिक मटेरियल, पेपर, डिस्पोजेबल, कार्डबोर्ड वगैरह, ये सब चीजें। अब ये सब आप लोगों को अलग अलग क्यों बताया जाता है डालने के लिए? उसका रीजन ये होता है कि ब्लैक बैग वाली जो मतलब आपका जो वेस्ट होता है ना, इसमें जो आप कई बार मेडिसिन थ्रो करते हो ना, ये मेडिसिन को ना रिसाइकल करके ना यूज में लाया जा सकता है अगर आप प्रॉपरली डिस्कार्ड करते हो तो। क्यों? ब्लैक बैग में अगर सारी ही मेडिसिन होंगी तो गंदा तो कुछ नहीं होगा ना उसमें, तो इंडस्ट्री क्या करती है, इनको रिसाइकल करके उसको यूज में ले आती है। दूसरा, ग्रीन वाला जो वेस्ट होता है, ग्रीन वाले वेस्ट से बहुत सारे लोगों को जो है लाइवलीहुड मिलता है, जैसे जो गार्बेज रैक पिकर होते हैं उन लोगों का रोजगार इधर से चलता है। बायोडिग्रेडेबल होता है ना क्योंकि वो। हाँ, तो उनका रोजगार ही देखो इधर से चलता है, वो प्लास्टिक उठाएंगे, वो प्लास्टिक की पॉलिथीन उठाएंगे, छोटे छोटे बोतल कंटेनर उठाएंगे, उठा के रखते हैं ना पूरा बोरा सर पे, तो यहाँ से उनको लाइवलीहुड मिलता है। ये आप लोग सोशल वर्क के कोर्स करने जा रहे हो, सब चीज का एक इम्पोर्टेंस समझना आप लोग ना। यस सर। रेड ब्लू वाला डेंजर है, शार्प है, रेड वाला और भी ज्यादा डेंजर, और येलो वाला भी ऑफ कोर्स डेंजर है। तो ये तीनों टाइप के जो वेस्ट होते हैं इनको जो है आपको इंसिनरेट किया जाता है, इंसिनरेट से जलाया जाता है। और इंसिनरेट बोलते हैं एक्चुअल में, हिंदी में अगर जनरल में बोलूं तो इंसिनरेट आप बोलते हो जलाने को। आपके ये सारे जो जितने भी चीजें हैं ना, इन सबको आप जलाते हो, और आप जलाओगे कम से कम उसको 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बंद करते हो आपको। आप कह रहे हो आप क्लोज, पूरा क्लोज में जलाने बोलते हैं ना। बिल्कुल, इसका होते हैं इंसिनरेशन यूनिट होते हैं इनके ना, हॉस्पिटल से जो ये सारे जो वेस्ट उठा उठा के जाते हैं ना, इनकी पूरी एक टीम आती है, वो सारा वेस्ट लेके जाएगी, और ये इंसिनरेशन यूनिट होते हैं, और वहां पर जाके इसको जलाया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ इंसिनरेशन 360 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 360 डिग्री सेल्सियस के अंदर चिकन का लेग पीस रख दो ना, अगर आप ढूंढो सोचोगे फ्राई हो जाएगा, तो हड्डी की राख भी नहीं मिलेगी आपको कहाँ गई। ठीक है? यस सर। ये सारे ना वहां पर जाके इसको जला दिया जाता है। ठीक है, फिर मैं ये एंटीजन एंटीबॉडी आप लोगों को बहुत बार बीच में आ चुका है, तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि आपकी बॉडी का कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म, WBCA जैसे, वो क्या करता है, प्राइमरी डिफेंस का काम करता है, उसके बाद का काम होता है एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, बाहर से आने वाला कोई भी पार्टिकल
उसके साथ ना एक लॉक एंड की वाला वो बनाती हैं इस तरह से, जैसे ऐसे करके बना हुआ है ये सपोज करो एंटीजन है, तो एंटीबॉडीज कुछ आपकी इस शेप में होगी कि वो यहाँ पर आके इस तरह से फंसेगी। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है लेकिन आप समझ लो, बस यहाँ पर आके इसको रिएक्शन करेगी और इसको किल कर देगी एंटीजन को। और उस किल करने को एक नॉर्मल प्रोसेस हमारी बॉडी का होता है जो बोलते हैं डिजीज से फाइट करती है, लेकिन यही काम जो है ना नुकसान भी कर सकता है। कब नुकसान करेगा? जब आप, जैसे मैंने अभी डोनेशन की बात की कि आप डोनेशन जो है ना किसी दूसरे ब्लड का कर दो, कि किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है, आपने उसमें चढ़ा दिया बी वाला, तो जो एंटीबॉडीज हैं वो तो ब्लड ग्रुप ए के लिए फेवरेबल है ना, जब ब्लड ग्रुप बी इसके अंदर आएगा तो ये तो उसको तो बाहर से एंटीजन ही समझेगा ना, यस तो ये वहां भी इस तरह का रिएक्शन कोज करेगा। और उस केस में पेशेंट के बॉडी में क्या होता है? हिमोलिसिस। हिमोलिसिस बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। क्योंकि आरबीसी क्या होता है? आरबीसी से तो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है ना हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन है, एंटीजन है तो एंटीजन को तो पेलेगा वो पकड़ के एंटीबॉडी वाला, और जब पेलेगा तो ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी होगा, दैट विल कॉज हिमोलिसिस। ठीक है, आई होप आप लोगों को सबको समझ आया आज क्या हुआ, कैसे हुआ। दुनिया की थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस भी तुम्हारी हुई होगी। यस सर। ऐसा नहीं होता अक्सर कि आपको एग्जाम के लिए ही पढ़ना होता है, बहुत सारी चीजें हमें अपनी स्किल पता होनी चाहिए। सर हेलो, आप ही लोगे ये ट्रिको वाली? क्या नेक्स्ट क्लास आप ही लोगे ट्रिको की? हाँ हेलो सर, पूछ रहा है पीछे। सर ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे? अरे रुको ना, अभी तो 2 मिनट रुको, पीछे से किसी ने 3 आवाज लगाई है सर की, पहली आवाज लगी मुझे, वो बताऊंगा कितनी इम्पोर्टेंट है। कौन बोल रहा था अभी? बोलो जल्दी। हाँ सर, रितिका बोल रही थी। सर एक बार फिर से आप एंटीजन और एंटीबॉडी इफ यू कुड एक्सप्लेन। यस सर, अभी जो आपने बोला ना प्राइमरी डिफेंस है ना, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है? हमारी बॉडी में ना कुछ, जैसे सपोज करो, मैं तुम्हें जनरल समझाता हूँ। जैसे तुमने घर के अंदर ना चाकू तलवार बंदूकें रखी हुई हैं, वो होती है हमारी एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन क्या है? बाहर से आने वाला कोई भी ऐसा शख्स जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, वो हमारा एंटीजन होती है। तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह से कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन कोई सब धूल मिट्टी पानी कुछ भी बाहर का किसी तरह का ऐसा हो जो हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल ना हो, वो हमारे लिए एंटीजन कंसीडर होता है। एंटीबॉडीज नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती हैं। वो क्या करती हैं? जैसे पहला काम तो करेगा डब्ल्यूबीसी, तो या तो डब्ल्यूबीसी उसको किल कर देगा, डब्ल्यूबीसी नहीं करेगा तब हाई कमांड पे जाएगी ऑर्डर जो है, तो वहां से हाई कमांड वाली बंदूकें लेके आएंगे, अब आया अपना नंबर, अब तुम आओ, तो वो क्या करेंगे? उसको किल करेंगे जो भी फॉरेन पार्टिकल है। सर नॉर्मल प्रोसेस चलता है, ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। सर जैसे अभी जैसे ये कोविड-19 जिसका हो गया, तो उनको जो अभी उनके बॉडी में जो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, अभी उनका प्लाज्मा ले रहे हैं क्योंकि एंटीबॉडीज जनरेट करने के लिए, राइट? यस, जैसे अभी कोविड-19 है, किसी पेशेंट को कोविड-19 हुआ और वो रिकवर हो गया खुद ही, तो खुद रिकवर होने का मतलब क्या है कि कोविड-19 के जो भी मतलब हजार्डस बोलेंगे, तो पैथोजेनिक जो भी वो सेल थे ना, उनको क्या करा? इन एंटीबॉडीज ने किल कर दिया, और बॉडी के अंदर अपनी बहुत सारी ऐसी एंटीबॉडीज बना ली कि अगर कोविड-19 दोबारा आता है तो हम तलवार लेके तैयार हैं, तुम आओ और हम तुम्हें पे लेंगे। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि बोला कि कोविड-19 ने भी बोल दिया भाई तेरे यहाँ तो हम नहीं आएंगे, तू तो तैयार है। अब हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जो तैयार नहीं है, वो किसी दूसरे पेशेंट में गया, अब दूसरे पेशेंट के पास एंटीबॉडीज नहीं बन पाई, तो हो सकता बन भी जाए, लेकिन बोला गया यार जिसके पास ऑलरेडी इसका इलाज है, उसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बम है, क्यों ना वहां से लाके इधर इंट्रोड्यूस कर दें। यस सर, तो बेसिकली कोविड-19 आपका एंटीजन है, राइट? कोविड-19 फॉरेन पार्टिकल कोई भी एंटीजन। सर तो एंटीबॉडीज आर फाउंड इन लाइक ब्लड सर, दे बेसिकली हमारे बॉडी में उसमें पाई जाती है प्लाज्मा में। वो तो उसमें WBCs का रोल होता है ना। मतलब WBCs का ना प्राइमरी रोल होता है। WBCs क्या करती हैं देखो मैं बताता हूं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। हाँ, प्लाज्मा में प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ स्टिमुलस देती हैं, प्लाज्मा में स्टोर होता है, और हम लोग नहीं मार पा रहे इनको। WBC का काम मैंने बताया ना, प्राइमरी फंक्शन है, या तो वो किल कर देंगे WBC अगर कोई छोटा मोटा एंटीजन है,
और बड़ा एंटीजन होगा तो WBC बोलेंगे भाई अपने बस की नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना बाहर गली में लड़ लिए, हमें पेलना क्या उसने तो पापा को आवाज मारेंगे मम्मी पापा बचा लो, तो वो एंटीबॉडीज होते हैं मम्मी पापा जो होते हैं, फिर वो आते हैं बचाने लठ लेके अंदर से। और सर वो स्टोर हम लोग को वो मतलब बेसिकली प्लाज्मा से आएगा आई थिंक, राइट? एंटीबॉडीज जो है हम लोग जो अभी वो भी कर रहे थे ना कोविड-19 पेशेंट्स में जो रिकवर हुए थे, जो तबलीग की प्लाज्मा डोनेट करते हैं क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। यस क्या रितिका? यस सर, गॉट इट। यस, थैंक यू सर। चलो ठीक है, आई होप यू ऑल एंजॉयड। सर यस सर। सर थैंक यू सर। बोलो जल्दी, टाइम हो रहा है। सर ये पिछली वाली क्लास भी मतलब डाल दी थी क्या? हाँ बायोलॉजी वाली डाल दी थी। ठीक है, ये भी डल जाएगी। चलो ठीक है, सर बहुत सारी क्लासेस मिसिंग है, प्लीज डलवा दो एक बारी। अरे एक बार ग्रुप पे डाल दो मैसेज जो भी मिसिंग तुमको लग रहा है, ठीक है सर? PDF होगा ना इसका? PDF इसका? नहीं PDF तो इसका नहीं है, लेकिन डाल देंगे बना के। सर शेयर कर दीजिए सर। हाँ मतलब रिवाइज करने में इजी हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।